हेलो ऋषभ भाई, क्या हाल चाल है? हाय ब्रो। हाय, क्या हाल है? बढ़िया है। आइए। ये हमारी लाइब्रेरी है। सबसे पहले लाइब्रेरी दिखाता हूँ मैं आपको, फिर हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 फ्लोर है टोटल। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे लाइब्रेरी है। सेकंड फ्लोर पे हमारा स्टूडियो और ऑफिस भी है। जनरली हम अभी जो शूट करते हैं वो ऊपर करते हैं स्टूडियो में। आज आपके साथ पहली बार हो रहा है कि हम आउटडोर शूट करेंगे। आइए चलिए। आप लाइब्रेरी कितने घंटे बैठते थे? यार मेरा ऐसा था कि डिपेंड करता था प्रीलिम्स मेंस में। हम्म। जो ओवरऑल जब कोई एग्जाम पास नहीं होता हम्म। कंसिस्टेंटली मैं 7 से 8 घंटे ट्राई करता था कि कंसिस्टेंट पढूं। और जब प्रीलिम्स पास आ रहा है जैसे या मेंस का जो मेरा ड्यूरेशन था 90 दिन का, तो उस समय 13 से 14 घंटे में पर क्योंकि प्रीलिम्स में तो मतलब मेरी जो लाइब्रेरी थी वहाँ हम लोग सब एक आपस में एक दूसरे का टाइम मॉनिटर करते थे कि कितना कौन बैठा हुआ है इधर। और मेंस के समय क्योंकि ज्यादा मेरी दोस्ती नहीं थी, नई लाइब्रेरी थी वहाँ, तो उस समय मैं खुद ही अपने फोन में टाइमर लगा के रखता था कि 13 घंटे का टाइमर, सुबह उठता था तो 14 या 13 घंटे का टाइमर लगा देता था। ठीक है। और फिर जितने समय मैं पढ़ रहा हूँ उतने समय वो टाइमर ऑन रखता था, और जब मैं उठ के जैसे खाना खाने गया या कुछ करने गया तो फिर टाइमर बंद कर देता था। उसमें डिसिप्लिन बहुत सही है। आप सेल्फ डिसिप्लिन कितने हो तभी आप लाइब्रेरी के अंदर बैठ पाओगे। वही तो 13-14 घंटे बहुत हो जाता है। अगर आप 13-14 घंटे बैठ रहे हो इट मीन्स कि आप बढ़िया डिसिप्लिन्ड हो। उसमें भी एक वो है कि 14 घंटे का टाइमर तो हम लगा लेते हैं, पर मैं खुद भी मेरा 12.5-13 घंटे ही हो पाता था। 1 घंटा कहाँ जाता है पता नहीं चलता। वो तभी होगा जब आप प्रोडक्टिविटी ट्रैक करोगे। हाँ, और स्टिल उसमें भी मैं वो 13 घंटे का जो टाइमर लगाता था ना, तो मैं जैसे खाना खा रहा हूँ तो उस समय भी मैं जैसे मेंस के समय हिंदी की शब्दावली पढ़ता रहता था पूरे समय। और जैसे मैं अपने रूम से लाइब्रेरी तक आता था जब, तो ईयरफोन्स लगा के एमपी हिस्ट्री और हिस्ट्री के लेक्चर्स लेता रहता था। सही है। तो वो टाइम भी मैं कई बार इंक्लूड कर लेता था। उसके बाद भी 14-15 घंटे ही हो पाते थे, तो बहुत मुश्किल है इस सब के बीच में वो 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी, तो मतलब बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। कहाँ रहते थे बोलाराम पे? मैं रिंग रोड पे रहता हूँ। ओके, सही है भाई। अच्छा, बर्फीज के पास में आपने बताया ना? हाँ। क्या चल रहा है बस रिजल्ट के बाद? मैं आपकी कहानी जानूंगा, तो मैं चला जाना चाहता हूँ कि रिजल्ट के बाद में क्या हो रहा है लाइफ में। रिजल्ट के बाद तो मतलब लाइफ तो बढ़िया है, मजा आ रहा है। मतलब जो सपने हुए देखे हुए थे मैंने इतने साल से, वो एक एक करके सारे सच होते दिख रहे हैं मुझे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, लोगों का नजरिया बहुत बदल गया है। क्या चल रहा है? समटाइम्स ऐसा होता है ना कि पहले हम उसी इंसान से मिले हुए होते हैं और वो हमें एक तरीके से देखता है कि ही मतलब उनका जो नजरिया होता है वो ऐसा होता है कि ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ। फिर जब रिजल्ट के बाद आप उसी इंसान से मिलो तो एक ऐसा वाला एटीट्यूड होता है कि मन में हमेशा पता था कुछ ना कुछ कर लेगा ये तो आई थिंक हर व्यक्ति के साथ होता है यार। जब आप नहीं होते मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कोई मुझे एज इट इज यही वाला डायलॉग बोल दे। कि मैं पहले तुमको ऐसा बोलता जरूर था, पर दिल से हमेशा पता था कि कुछ ना कुछ ये कर लेगा। और आपके आसपास वाले होते हैं जो उस समय डाउट कर रहे होते हैं। हाँ। कितने अटेम्प्ट दे दिए आपने यार? मैंने ओवरऑल 3 अटेम्प्ट दे दिए, और जिसमें से 2 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, और जो तीसरा वाला प्रीलिम्स निकला 2024 का, उसका मैंने मेंस और इंटरव्यू था मेरा। तो पहला मेंस और पहला इंटरव्यू रहा ये। बस 3 ही अटेम्प्ट हुए यार, बच गए। तो भाई 4-7 अटेम्प्ट दे देते हैं। हाँ यार, बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है इस बार काफी सारे लोग ऐसे हैं जो 5-6 अटेम्प्ट के बाद से निकले। हाँ, 2024 के रिजल्ट में ये बात रही थी। जो भी 2022 के 21 के सिलेक्टेड हैं वो सब ऑलरेडी फिर से मेंस दे रहे थे। कितने सारे बच्चे तो ऐसे थे जिनका 2023 का भी इंटरव्यू था और एक हफ्ते बाद ही उनका 2024 का भी इंटरव्यू था। तो बहुत मुश्किल था वो। डायरेक्टली देने गए थे दोनों का। हाँ, बहुत सारे लोगों के 23 का रिजल्ट पेंडिंग है अभी। हाँ। आपने दिया 23? नहीं, मेरा 23 का प्रीलिम्स ही नहीं निकला था। जो भाई पहले एक बार एक चाय पीते हैं, हाँ, और फिर अपन बात करते हैं। मुझे आपकी कहानी जाननी है, मुझे लगता है चाय के साथ जानेंगे। अब यहीं आ गए कौन सी जगह आप? अब बघेली का खामोश रह जाएगा। ये दो चाय यहाँ चाय पी मैंने। हाँ, बहुत बार। गो टू प्लेस है तो अभी ये गो टू प्लेस हो गया, और जितनी भी लगभग चाय की दुकान है सब में एक बार चाय हो चुकी है। बोलाराम पे हमारा ऐसा होता था कि मैं और मेरा दोस्त है, और जो भी दोस्त है, तो टर्न वाइज होती है चाय। और जितने भी बच्चे हैं उनको ये बात बताऊंगी कि जैसे आज मैंने पिला दी है, तो अब एक अनसेट रूल है कि कल वो पिलाएगा।
और बाई चांस उसने नहीं पिलाई तो फिर वो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा और फिर 2-4 दिन बाद वो बोल देगा मुझसे तो भाई अब तेरे को पिला भाई अब तेरी बारी है अब तू पिला। सही है। बढ़िया, बताओ कुछ किस्से बताओ यार, भोलाराम पे क्या क्या किया। यार ज्यादा कुछ ऐसा किया तो नहीं है पर क्योंकि मेरा रूम उधर था फ्रीडम रिंग रोड से मतलब इधर मसीज के इधर और मैं टेस्ट सीरीज देने इस तरफ ही आता था, मेंस की टेस्ट सीरीज हो चाहे प्रीलिम्स के लिए हो। तो एक दिन में ऐसा होता था कई बार 2-2 3-3 बार पूरा भोलाराम मार्ग क्रॉस करना पड़ता था और कई बार अकेले कई बार किसी फ्रेंड के साथ। तो जब भी अकेले किया है तब तो मैं हमेशा कान में ईयरफोन्स लगा के कोई ना कोई लेक्चर चालू कर लेता था और जो मेरा रिवीजन का जो पार्ट होता था जैसे हिस्ट्री रिवाइज करनी है मुझे या वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स रिवाइज करने या कुछ भी XYZ तो मैं वो रिवीजन कान में लगा कर ईयरफोन करता रहता था। पर अगर किसी फ्रेंड के साथ आ रहा हूँ तो फिर वो बहुत मेमोरेबल हो जाता था क्योंकि हम लोग दोनों बात करते करते दुकानें देखते देखते कहीं एक जगह चाय पी लेंगे फिर आगे फिर थोड़े कपड़े की दुकान पे बाहर से कपड़े देख लेंगे, हाँ ठीक ठाक है पर यहाँ से नहीं खरीदने। सही है भाई। ऋषभ, आपकी कहानी बताओ यार, मतलब हमने अभी इम्प्रॉम्प्टू बहुत सारी बातें की तो मेरे को लगता है कि ऑडियंस के लिए कॉन्टेक्स्ट बन जाता है कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, आपकी कहानी शुरुआत कैसे की आपने PSF का। यार मेरा जो बैकग्राउंड है मेरी फैमिली में मेरी मम्मी पापा हैं, मेरी 4 बड़ी बहनें हैं, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। 4 में से मेरी 3 बहनों की शादी हो गई है, 3 जीजाजी है 2 भांजे हैं, बहुत बड़ी फैमिली है मेरी। एक मैं बड़ा लाडला बालक हूँ सबका। तो बचपन से ही ऐसा था कि क्योंकि मेरे फादर ने पुलिस में सर्व किया है तो ऐसा था कि मतलब एक ड्रीम फैमिली ड्रीम है ये। सबने ही ऐसा मेरे लिए सपना देखा था कि सिविल सर्विस में तुम्हें तो जाना ही है बट मुझे उस समय ऐसा फील नहीं होता था कि ये मेरा भी ड्रीम है। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने अपनी एबिलिटीज को थोड़ा देखा कि यार और अपना जो काम था उसको देखा तो मुझे ये रिकॉग्नाइज हुआ कि नहीं यार मुझे भी यही करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा काम मुझसे होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th क्लास में मैंने यूजुअली क्योंकि 12th में मेरा मैथ से था और मेरे परसेंटेज भी अच्छे थे तो यूजुअली क्या होता है मेरे साथ वाले सारे बच्चों ने इंजीनियरिंग की थी। ठीक है, तो मेरा भी ऐसे ही था कि पहले सोच रहा था इंजीनियरिंग कर लेता हूँ पर 11th क्लास में मैंने 6 महीने IP पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कंप्यूटर में प्रैक्टिकल्स वगैरह करने पड़ते तो उसमें मुझे समझ में आ गया था कि मुझसे नहीं होगा। 6 महीने बाद मैंने हिंदी ले ली थी। ठीक है, 12th हिंदी से दूंगा पर IP तो नहीं पढ़ पाऊंगा। तो उस समय मुझे समझ में आ गया था कि इंजीनियरिंग मुझसे होगी नहीं और इंजीनियर बन भी गया तो बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा अब्बा। सही है, इसके बाद बात हो गई। बाकी मेरे अब्बा जी तो चाहते ही थे कि बेटा सिविल सर्विसेज की तैयारी में जाए तो उसके बाद क्योंकि सिविल सर्विसेज ही करना था तो और मेरी दीदी ऑलरेडी इंदौर में जॉब कर रही थी, मेरी 2 बड़ी बहनें इंदौर में जॉब कर रही थी उस समय तो मैं इधर इंदौर आ गया उनके साथ। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में BA में एडमिशन ले लिया और वहाँ से ग्रेजुएशन करा। तो BA में जब मैंने ग्रेजुएशन किया उस समय हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये बेसिक सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े थे और जो मेरे एग्जाम होते थे ये ग्रेजुएशन के मैं ऐसे ही देता था कि जैसे मैं मेंस का पेपर लिख रहा हूँ तो यही फील करके लिखता था कि मैं मेंस का पेपर लिख रहा हूँ, आज नहीं तो कल मैं फिर से मेंस का पेपर लिखूंगा। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, घर चले गए। फिर वहाँ मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और अब थोड़ा जो मजाक वाला पोर्शन है वो खत्म हो गया है क्योंकि अब अटेम्प्ट नजदीक आ रहा है तो अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तो फिर मैंने सब बेसिक से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया था उस समय और NCERTs पढ़ी थी, लक्ष्मीकांत जैसे पॉलिटी की हो गई। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है वो सारी कंप्लीट की, मेंस की तैयारी उस समय की थी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी की थी। फिर 2022 का प्रीलिम्स दिया, इंदौर नहीं था उस समय, मैंने सागर से ही दिया था। अच्छा, घर से ही दिया? हाँ, घर से ही दिया। तो 2022 का प्रीलिम्स नहीं निकला जबकि 2022 में बहुत सारी पोस्ट थी तो उस समय बहुत गोल्डन चांस था अगर निकल जाता तो। फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं की तैयारी तो मैंने की थी, मैं 1.5 साल से पढ़ रहा था पर फिर भी प्रीलिम्स भी नहीं हुआ तो थोड़ा सेल्फ डाउट आ गया कि क्या गलत तो नहीं कर रहा हूँ घर में रह के। तो 2023 के अराउंड सितंबर में वापस इंदौर आ गया। ठीक है, 3-3.5 साल घर में रह के ग्रेजुएशन के बाद वापस इंदौर। फिर जब मैं इंदौर आया तो जिस दिन मैं इंदौर आया था आई गेस उसके दूसरे दिन 2023 का नोटिफिकेशन आ गया। ओके, तो वो भी एक अच्छी चीज हुई। तो फिर लग गए पढ़ने में, प्रीलिम्स की तैयारी करने लगे। दिसंबर 2023 में 2023 का प्रीलिम्स हुआ। प्रीलिम्स देके 1 घंटे बाद पता था कि नहीं हो रहा है। ठीक, अच्छा फील हो गया था कि नहीं होगा? वो मुझे समझ में आता है ये, और ये बच्चे को आता होगा कि प्रीलिम्स देने के बाद ही पता चल जाता है कि हो रहा है इस बार या नहीं हो रहा है।
सही है। उसके बाद क्या हुआ? 2023 का प्रीलिम्स हुआ, हम्म फिर पता था कि नहीं हो रहा। हम्म तो यूजुअली मैं यही करता हूँ, मेरी बड़ी दीदी और जिया जी इंदौर में ही रहते हैं, दिल्ली में। यही काम रहता है कि जब भी मुझे डिप्रेशन हुआ या जब भी मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में या कोई भी समस्या है, बीमार हुआ, तो बैग उठा के दीदी के घर भाग जाता हूँ। इंदौर में ना? इंदौर में ही थी। तो जब 2023 का प्रीलिम्स पता था कि नहीं निकल रहा है, तो उस समय मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। उस समय मैंने एक्चुअली फील किया था कि शायद डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि इन अ सीरीज मतलब स्ट्रेट 2 प्रीलिम्स ना निकलना और आपकी तैयारी तो है, और फिर आप क्राउड को देखते हो अपने आसपास कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकता है। हाँ, वो खुद ऐसा बोलते हैं कि मेरा प्रीलिम्स कभी नहीं रुका, वो लगातार मीन्स दे रहे हैं। तो फिर आपको लगता है कि यार, और फिर आप अपना पोटेंशियल भी देखते हो कि यार मेरा पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा है, फिर भी मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकलता है। इतनी शर्मनाक बात है ये। तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, तो मैं दीदी के घर चला गया। ठीक है। वहीं 7-8 दिन रहा। 2024 का फिर 2024 का न्यू ईयर आ गया, तो उसमें भी एक अच्छी चीज हुई कि 30 दिसंबर 2023 को 2024 का नोटिफिकेशन आ गया था। 60 पोस्ट थी और सब जगह मातम छाया हुआ था कि सिर्फ 60 ही पोस्ट आई हैं। हाँ। फिर सोचा कि नहीं, अब वापस चलते हैं लाइब्रेरी, पढ़ना तो है, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ना ऑप्शन नहीं था, बैकअप प्लान नहीं था, प्लान बी नहीं था। और अभी क्या था, ये सोच रहे थे कि 3 ही तो अटेम्प्ट हुए, क्योंकि मैं दीदी के यहाँ गया, मेरी दीदी ने भी यही बोला था कि जैसे वो एक कहावत है ना कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए, कि साल भर पानी देना पड़ता है। मैं रोज इस मंदिर में आता था जब लाइब्रेरी आता था, तो एक ये और एक उस तरफ रामेश्वर, हाँ, महादेव मंदिर है। वो मंदिर में मैं इतना रोया हूँ, जा जाकर इतना रोया हूँ, और लिटरली मैं मतलब रोता था। और जब कोई आसपास वाला दिखता तो मैं चुपचाप बैठ जाता था, और मैं एक ही चीज पूछता था भगवान से कि मतलब मैंने यही सुना है कि मतलब कर्मों का फल मिलता है और आपकी मेहनत का फल मिलता है, तो मेरी मेहनत का फल कहाँ है और क्या है। बट वही, जैसे मैं आपको भी बता रहा था कि दीदी ने बोला कि पेड़ में पानी हमें साल भर देना पड़ता है, पर जो फल होता है वो सही मौसम आने पर ही आता है। तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि तुम देखो, ऐसा इसको फील करो कि इतने में नहीं होगा, अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैं थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेके आया, और फिर मैंने थोड़ा, देखो इंस्टाग्राम से भी इन्फ्लुएंस होता था मैं, तो उसमें एक कोट पढ़ा था कि कुछ भी हो, ऐसा ट्राई करते रहना चाहिए कि हम हंसते रहें। और इवन अगर ऐसा हो रहा है कि हम लगातार फेल हो रहे हैं, तो भी ऐसा फील करो कि वो फेल होना हमारी प्रोसेस है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो उसके बैम्बू शूट की तरह है कि वो बहुत पहले अंदर बढ़ जाता है और फिर एक साथ ऊपर निकलता है। राइट। तो ऐसा, तो मैंने वैसा फील करना चालू किया। अगेन सिर्फ ट्रायल ही था, ऐसा कोई प्रूवन स्ट्रेटेजी नहीं थी। पर 2024 से मैंने अपना थोड़ा आउटलुक बदला था, मैंने अपना थोड़ा माइंड सेट बदला था एग्जाम को लेकर कि नहीं, अब मेहनत करनी है और मुझे क्राउड से दूर हो जाना है, मुझे किसी की बातों में नहीं आना है, मुझे किसी जो बने बनाए मिथ्स चल रहे हैं प्रीलिम्स मेंस के बारे में, इनको नहीं सुनना है, किसी ने कितने मेंस दिए इनकी बातों से इफेक्ट नहीं होना है। मुझे हमेशा ये सोचना है कि मेरी डिफरेंट है, मेरी कहानी डिफरेंट है, मेरी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, मेरा अलग है, हो जाएगा। और मेरे को लगता है इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट यार, ये पूरा गेम माइंडसेट का ही है। हाँ। आई थिंक अभी कल भी हम लोग सब कुछ एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी के बैठे थे और हम लोग बात कर रहे थे, एंड आई सेड कि यार जो लोग क्रैक करते हैं और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर मेजर जो पॉइंट है ना, वो माइंडसेट है। डेफिनेटली। जिसने बंदे ने सोच लिया कि यार मुझे क्रैक करना है, जिसने सोच लिया कि यार चाहे कितना ही बुरा लग रहा हो लेकिन आप फिर भी पढ़ रहे हो, फिर भी आप रोज मेहनत कर रहे हो, सो दैट मेड इट हैपन कि यार कुछ समय में तो वो क्रैक होगा, हो जाएगा। और इसीलिए मेरे को लगता है कि 5 साल 6 साल अटेम्प्ट देने के बाद भी लोग क्रैक कर रहे हैं इस एग्जाम को। मैं 3 अटेम्प्ट में सारी एनर्जी ऐसा लग रहा था कि अब खत्म है, लोग 6 अटेम्प्ट के बाद भी पढ़ रहे हैं और लाइब्रेरीज में मेहनत कर रहे हैं, वापस उतने ही विगर से मेंस लिख रहे हैं। मतलब इतनी नेवर से एंडाइंग स्पिरिट है उनकी। चलो यार, यहाँ बघेली का समोसा खाते हैं अपन, रोज खाता था, यहाँ पे आते थे रोज। यार भोलाराम की तो हर एक दुकान से वो रिश्ता हो ही जाता है यार, कि हो ही जाता है। चाय तो हम चाय भी नहीं आते। मतलब मैं बुंदेलखंड से हूँ, इसके समोसे का टेस्ट काफी कुछ है हमारे यहाँ से सिमिलर, घर की याद आ जाएगी, घर की वो रहती है। और मैं और मेरा दोस्त आते थे और यही होता था हम लोगों का। मेरी ट्रेनर मेरे को मार डालेगी क्योंकि मैं डाइट पे हूँ बहुत स्ट्रिक्ट, और अगर मैं समोसा खाते हुए दिख गया ना उसको, भोलाराम पे रहने वाला बच्चा डाइट अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है यार यहाँ पे। मेरे को लगता है, मेरे को खुद याद नहीं है कि इतनी बार ऐसा हुआ होगा कि मैं और मेरा रूममेट, हम दोनों ने एक सैंडविच और एक बेक समोसा खा लिया है और रात का डिनर हमारा हो गया।
ये किया है? ये किया हुआ है, बहुत सही। रात ऐसा किया हुआ है जब कभी मैस बंद है या जब कभी मैस पे कद्दू की सब्जी बनी है। वैसे तो मैस वाला पनीर की सब्जी बनाए वो भी घटिया ही बनाता है। आई एग्री यार, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बोलाराम पे यार। प्रॉब्लम यही है, और ये एक बहुत बड़ा कारण भी था बार बार मेरा दीदी के घर जाने का। कभी घर का खाना मिल अच्छा जाए, मिल जाता था, ये तो चैलेंज है यार बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। और सबसे बड़ी बात है वो खाने के कारण हेल्थ इफेक्ट। मैं जब वापस इंदौर आया ना 2023 में, उसके बाद 2023 से लेके 24 का जब तक प्रेजेंट रहा, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ हेल्थ इशू रहा है। और मुझे लगता है फाइनेंशियल चैलेंज होता है, एक मेंटल चैलेंज होता है, उसके अलावा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो यहाँ बच्चों को है वो है हेल्थ वाइज। तो ये बहुत कॉमन है यार यहाँ पे, बार बार बीमार पड़ना। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात किया है जिनका मेंस के 2-3 दिन पहले भी तबीयत खराब हुई है, मेरी और उसके बाद भी एग्जाम। अच्छा, आपकी मेरी हुई हुई है थी 24 वाले मेंस में? 24 वाले में से एक दिन पहले मेरा तो, हाँ उसका बहुत बढ़िया है वो वाला बघेली है जो उधर। हाँ, ये कौन सा डॉक्टर घाई ये है? राज, हाँ। एक डॉक्टर घाई है हाँ। और उसके सामने बघेली समोसा वाला क्या वो है। तो मेंस के एक दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे बुखार आ गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, पर बुखार था और तेज बुखार था। ठीक है, तो मेरा फ्रेंड है राज, वो आया मेरे रूम पे, वो मुझे लेकर गया डॉक्टर के यहाँ। तो जब मैं डॉक्टर के यहाँ बैठा था तो उसने डॉक्टर ने थोड़ी देर मुझे देखा, फिर वो डॉक्टर कहता है कि एक पैरासीटामोल ले जाओ और ग्लूकोज का डब्बा ले जाओ। तो एक काम करना, रिपोर्ट वोपोर्ट कुछ मत करा, तुम सिर्फ पेपर के पहले ये ग्लूकोज का आधा डब्बा पी के जाना और पैरासीटामोल खा के जाना और पेपर दे आना। और 6 दिन जब पेपर हो जाए तुम्हारे लेट्स के, उसके बाद आके एक बार मुझे दिखा ले। ठीक है। तो वहां से लौट के आ रहे थे, मेरा बुखार थोड़ा ठीक हो गया, नॉर्मल लगने लगा। तो दोनों ने बघेली का समोसा खाया फिर से सही है यार। और फिर रूम पे चले गए। अब देखते हैं क्या होगा। दूसरे दिन हिस्ट्री का पहला पेपर था, हिस्ट्री ज्योग्राफी GS1 होता है। सुबह सब ठीक, नॉर्मल एकदम बॉडी फंक्शन कर रही है, समोसे ने काम कर दिया। पता ही नहीं चल रहा है कल मेरे को बुखार था। बढ़िया सुबह से एक सेव खाया, केला खाया, जाके पेपर दे के आए। फिर 6 दिन बाद जब पूरे पेपर कंप्लीट हो गए, 7वें दिन अच्छे से बीमार पड़ गया और सीधे घर गया हूँ। घर जाके सीधा ऐसे ही हुआ। कहाँ से हो आप? मैं देवरी से हूँ, जो सागर जिले में। हाँ? इंदौर कब आए थे? इंदौर में पहली बार तो आया था 2017 में, क्योंकि मेरी दोनों बड़ी बहनें यहाँ जॉब कर रही थी और एक बड़ी बहन की शादी भी इधर ही हुई। तो मेरा ग्रेजुएशन भी इधर का ही है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने इंदौर से किया है। पहली बार 2017 में आया था, पर फिर 2020 में मैं वापस चला गया था क्योंकि कोविड-19 था, लॉकडाउन लग गया था। और जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है वो ऑलमोस्ट घर रहकर ही हुआ है, क्योंकि वो लॉकडाउन में ही रहा है। फिर 2020 के बाद 2023 के सितंबर में वापस इंदौर आया और उस समय मैं फुल डेडिकेशन से आया था कि अब सिर्फ तैयारी करूंगा और अब वापस जाऊंगा तो सिलेक्शन लेकर ही जाऊंगा। 2 बार दिवाली मिस किए, घर से दूर रहा हूँ। कैसा कुछ हुआ है त्योहार में कभी घर बाहर आना पड़ा? करने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि अगर जैसे अभी ये 2025 का मेंस आप देख रहे हो कि बाई चांस अगर 2025 का मेंस नवंबर में होता है, हाँ, तो फिर 2025 ये अक्टूबर की जो दिवाली है वो सब बच्चों की मिस होगी। हाँ। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो 2024 वाला मेंस था वो दिवाली के 2 दिन पहले खत्म हो गया, तो मैं दिवाली पर घर पहुंच गया था। पर मैंने उसके अलावा होली, रक्षाबंधन और बाकी ये दशहरा वगैरह, ये दिवाली बस मिस नहीं किए मैंने घर की, बाकी सारे त्योहार मिस किए। बहुत पेनफुल होता है यार दिवाली मिस करना, तो पूरा मेरे पूरा खाली लिए दिवाली से भी ज्यादा पेनफुल रक्षाबंधन मिस करना होता है, क्योंकि मेरी 4 बड़ी बहन है। रक्षाबंधन पे तो कभी घर गया ही नहीं। अच्छा, घर गए ही नहीं हो? क्योंकि रक्षाबंधन ऐसा हो जाता है ना कि हमेशा अगस्त में रहता है, तो अगस्त का जो पार्ट है या तो उसके आसपास प्रीलिम्स होता है या फिर जैसे 2024 में था तो जुलाई में प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था और अक्टूबर में मेंस था, तो अगस्त एकदम मिड में पड़ रहा था, नहीं जा सकते। और घर जाना मतलब जैसे मेरे लिए घर जाना है तो 450 किलोमीटर इंदौर से, तो पहले आप एक दिन जाने का, फिर 2 दिन आप घर रुको, फिर 1 दिन आने का, फिर जब 1 दिन घर से लौट के आओ तो 1 दिन थकावट का और उसके 2 दिन हैंगओवर का कि घर की याद आ रही है, तो इससे अच्छा जाओगी मत, तो पूरा वीक टूटेगा। पर इंदौर की होली मजेदार रहती है। हाँ, इंदौर में भोलाराम की वजह से चिल किया ही होगा। कंपेंसेट हो जाता है। होली कहाँ की देखी? भोलाराम राजवाड़ा? राजवाड़ा मैं गेम में गया हूँ। अभी तो भोलाराम की होली का भी कल्चर बन गया है। अभी भी था रिलीजियस प्लेसेस पे ट्रैवल करना। मैंने अपने लेफ्ट में भी सेम हॉबी लिखा था, ठीक है, ट्रैवलिंग मेरा हॉबी रहा है। तो मुझे पसंद है कि थोड़ा सा समय, थोड़ा सा पैसा बचाकर 2-4 दोस्तों के साथ जब अपना पढ़ाई का थोड़ा खत्म हो टाइम, तो समय निकल जाओ कहीं, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, पता। और थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यूअसली लाइफ चल रही है ना इधर ही भोलाराम मार्ग में, उधर से इधर हो रहे हैं, उसका थोड़ा एक्सचेंज मिलता है। कहाँ कहाँ घूमने गए हो? मैं इंदौर में तो लगभग हर जगह में।
जाना पावा पाताल पानी। हाँ, जाना पाओ, पाताल पानी, जितने भी मंदिर हैं, खजराना मंदिर तो कई बार, खजराना मंदिर और रंजीत हनुमान तो मेरा सेकंड होम है। मेरा भी यार। रंजीत बाबा तो मतलब ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ने उधर कुछ मांगा है और आपने सच्चे दिल से मेहनत भी की है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो रंजीत बाबा आपको नहीं देते। बस आपकी वो उतनी मेहनत होनी चाहिए कि उनको लगे कि हाँ काबिल है बच्चा। मेरे को भी लगता है कि मेरे लाइफ में जितने डाउनफॉल्स आए ना, डाउन मोमेंट, तो मैं दो ही जगह गया हूँ। एक विजयनगर में कालका धाम मंदिर है, हाँ। कालका माता का, वहाँ गया पे, हूँ, मैं भी वहाँ गया। और रंजीत बाबा यहाँ। एक वो काली माता का मंदिर है और एक खजराना में, अगर आप थोड़े आगे जाके, खजराना में 90% लोग गणेश जी के मंदिर होकर आ जाओ, हाँ, आप थोड़े और आगे जाओगे तो वहाँ एक काली माता का मंदिर है, खजराना। ये मैंने भी नहीं देखा। नहीं, आप बहुत पास है जबकि खजराना मंदिर से, और वहाँ आप मेन मंदिर है एक, और राइट साइड में जाओगे तो एक छोटा पुराना मंदिर है। ओके। आप उस मंदिर में जाओगे ना, अंदर आप एंटर वहाँ अंदर नहीं करने, आप बाहर खड़े होकर उसकी एनर्जी फील कर सकते हो। जाऊंगा यार, क्योंकि मेरे को लगता है कालका माता से तो मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि वो बच्चे से ही रखते हैं यार। मैं जितनी बार प्रॉब्लम में उनके सामने रोया हूँ, मैंरी सारी प्रॉब्लम खत्म की है वहाँ। मैं वही आपको बता रहा था, रामेश्वर मंदिर, कि मैं प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तबीयत खराब है, घर की याद आ रही है, मन नहीं लग रहा है, भोजाराम की भीड़ से डर लग रहा है, तो एक ही एस्केप रूटीन था मेरा, और इस सब को एस्केप करने का एक ही तरीका था कि चुपचाप वहाँ मंदिर जाओ। वहाँ अच्छा है, पीछे एक राधा कृष्ण का मंदिर होगा, ठीक है। तो वहाँ ना कीर्तन चलता रहता है हर दूसरे दिन, तो राधा नाम की धुन चल रही है, तो जाके वहाँ चुपचाप कॉर्नर में बैठ जाओ। सही है। कहाँ पे है मतलब मंदिर? ये इधर ही भोलाराम मार्ग में आ गया, और रामेश्वर महादेव मंदिर है शायद उसका नाम, वहाँ है पीछे, और बगल में उनके साइड वो पावागढ़ वाला का मंदिर है। हाँ। तो जिस दिन रिजल्ट आया ना, तो मैं अपने रूम से वापस यही रूट पकड़ा, मेरे फ्रेंड्स से सारे जब सब निकाल रहे थे। हाँ, आपका जुलूस वाला वीडियो भी बहुत वायरल हुआ ना। हाँ, तो जब निकला ना, तो वहाँ जो मंदिर निकला शाम, तो मैं सबसे पहले उस मंदिर ही वापस गया था। तो उस दिन मुझे ये समझ में आया कि जब मैं आके रोता था, तब भी वहाँ जो हनुमान जी थे, जो शिव जी हैं, राधा कृष्ण है, वो वैसे ही हमेशा वो देखते रहते थे, कुछ बोलते नहीं। हाँ। मुझे ऐसा फील होता था कि कहीं मिल जाए तो मैं इनसे गले लग के रो लूं, सुना दूं इनको यार कितना परेशान हूँ। फिर जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन भी मैं सेम फीलिंग थी मेरी कि कहीं मिल जाए तो मैं गले मिल लूं, उनके पैर छीन लूं, रो लूं अच्छे से। बट उस दिन भी वो सेम तरीके से बैठे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे। मुझे ये फील हुआ उस दिन अंदर से कि वो कुछ बोलते नहीं है, पर वो सब देख रहे हैं। तो जस्ट बिलीव इन दिस कि आप वहाँ जा रहे हो, कुछ बोल रहे हो, मतलब वो सब सुन रहे हैं, और वक्त आने पर वो सब मिलजुल के एकदम जिगजॉ पजल की तरह सारे पीसेस फिट बैठ जाएंगे। घर पे क्या माहौल था? पापा से क्या बात हुई सिलेक्शन के बाद? सिलेक्शन के बाद भी मैंने पापा से बात की। उसके पहले? उसके पहले डेली मम्मी से बात करता था। ओके। एक दिन में दो बार हो जाती थी मम्मी से बात, क्योंकि मेरे तो अक्सर ऐसे दिन निकलते थे जब तक मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था कि मैं रोज ही डिप्रेशन फील करता था। मैं रोज ही इस स्टेट में रहता था कि यार मैं सही जगह पर हूँ कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं लाइफ कभी बदलेगी ही नहीं। बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट आता था। तो मम्मी से तो रोज बात हो जाती थी, पर पापा से कभी कभी होती। सिलेक्शन वाले दिन मैंने फोन मम्मी को किया था, पर मैंने बोला था कि स्पीकर पे डालो, पापा से बात करनी है आज। आज तुम्हारा बेटा करेगा बात। क्या बात हुई, क्या बोले पापा? पापा कुछ नहीं बोले, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है वो। मम्मी बहुत तेज हुई, और मम्मी लगभग 10-15 मिनट तक रोती रही, और मम्मी की ही आवाज आ रही कॉल में, पापा की कोई आवाज नहीं आ रही। पापा ने बस सुना। हर मिडिल क्लास बाप में ऐसा होता ही है यार, वो सिर्फ अंदर ही अंदर ओवरवेल्म फील करेंगे, लेकिन आपको बोल नहीं पाते। मतलब मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मिडिल क्लास फैमिली की, और जो स्मॉल टाउन, जैसे मैं देवरी से हूँ, कि हमने आसपास अपनी फैमिली में, अपने मोहल्ले में या अपनी लोकेलिटी में किसी का ऐसा सिलेक्शन होते देखा ही नहीं। हाँ। तो हमारे सामने ना एक आइडियल नहीं है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं है। हमें अपना रास्ता मतलब आउट ऑफ स्क्रैच खुद बनाना है वहाँ, और वो भी ऐसा इस तरीके से बनाना है कि सामने वाले को, मतलब हमारे पास मतलब कोई वो नहीं है प्री कंसेप्शन की ये यहाँ पहुंच जाओ तो ये काम हो गया। अब जब मैं वापस देवरी गया था पुलिस, तो मुझे बहुत सारे बच्चे मिले और उन्होंने बोला कि सर आपसे इंस्पायर हुए हम लोग, इनका मोटिवेशन आया कि अब लगता है कि मेहनत करने से हो जाए। वरना इवन मैं और मेरे रूममेट बैठ के डिस्कस करते थे, यार वो टीचर हमें पढ़ाता था वो तो इतना होशियार है, उसका ही नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा।
पर सही है यार, जब आप सिलेक्ट होते हो या आप कुछ भी लाइफ में अच्छा कर रहे हो तो आपके आसपास के लोग सबसे पहले इंस्पायर हो जाते हैं आप पे यार। बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ अभी भी ऐसा है कि मतलब वो लड़कियों को, जैसे किसी के एक बेटा है एक बेटी है, तो ग्रेजुएशन या 12th के बाद वो बेटे को बाहर भेज देंगे पढ़ने, पर बेटी को नहीं भेजेंगे। और स्टिल यही मेंटेलिटी है उनकी। तो मेरे मम्मी पापा मतलब पूरे हमारे परिवार में जो एक्सटेंडेड फैमिली है मेरी, वो मेरे मम्मी पापा पहले ऐसे पेरेंट्स थे, ये भी अभी नहीं बहुत पहले, क्योंकि मेरी बहनें मुझसे बहुत बड़ी है, ये जिन्होंने अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने दिया। तो उस समय पूरी सोसाइटी, पूरे रिश्तेदार उसको बहुत अपोज किया था। उन्होंने एक तरीके से कहना चाहिए मजाक भी बहुत हो रहा है कि मुझे कुछ करके ये प्रूव करना था कि क्योंकि मेरी बहन पढ़ सकी तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, तो देखो मैंने आज ये करके दिखाया। तो पढ़ने से नुकसान नहीं होता है, पढ़ाओ भाई। और अब एक्चुअली सोसाइटी में वहाँ धीरे धीरे ये चेंज आ रहा है कि लोग मतलब हमारी फैमिली को देख के और लोगों को देख के जिनने कुछ अच्छा किया अपनी लाइफ में, वो चेंज हो रहे हैं कि नहीं हम अपनी बेटियों को भी बाहर भेज देंगे, कोई बात नहीं। वो एग्जाम्पल सेट होना जरूरी है यार। जब एक बार वो एग्जाम्पल सेट होता है ना तो फिर उसके बाद चीजें बेहतर होने लगती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आए थे हमारे पास कि भैया हमने आपका प्रियंका दी के साथ में पॉडकास्ट देखा और हमको ना ऐसा बनना है जाके। ये बात सिमनी दी के साथ भी हुआ। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपर्स जो या तो उस परिप्रेक्ष्य से आते हैं जहाँ बहुत बैकवर्ड एरिया है, या कोई ट्राइबल बेल्ट से आ रहा है, कोई फीमेल स्पेशली से, सिमी दी एक एग्जाम्पल है। वहाँ इन सब लोगों ने ना एक एग्जाम्पल सेट किए है कि यार ये जिस बैकग्राउंड से बाहर आए, अब लोग इनको देख के फिर तैयारी कर रहे हैं। आप किसको देखते थे यार? किसने इंस्पायर, किस ऑफिसर ने इंस्पायर किया? मैंने कभी किसी ऑफिसर से मिला ही नहीं। उसके पहले नहीं, ये बस एक चीज अच्छी हुई थी कि क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 2024 का जब मेरा मेंस हो गया तो मैं फ्री था। 2025 के प्रीलिम्स के लिए ज्यादा पढ़ना नहीं था, कम पढ़ाई में भी हो जाता मुझे पता है, क्योंकि मेंस की पूरी प्रिपरेशन थी उस समय। तो मुझे सिर्फ रिवाइज कर रहा था उस समय। तो मैंने सोचा कि अब मुझे पास टाइम है तो मैं कुछ और कर सकता हूँ। ये एक अच्छी चीज है और ये मैं बच्चों से बोलूंगा, एग्जैक्टली जॉब नहीं, पर जब भी फ्री टाइम हो ना तो अपनी स्किल्स बढ़ाते रहो, अपने आप में इतना क्वालिटेड प्रोडक्ट बना लो कि कोई भी आपको खरीदने के लिए तैयार हो जाए कभी भी। मतलब आपको कोई भी हायर कर ले तो कुछ अच्छी स्किल सीखो। तो मैंने सोचा था कि एक काम करता हूँ, फ्री हूँ तो कुछ दिन कंटेंट में जॉब कर लेता हूँ। ओके। तो मैंने चैंपियन स्क्वायर में उनकी जो कंटेंट टीम थी, कंटेंट राइटिंग वाली, उसमें जॉब किया था। तो उसका तो वहाँ मुझे निधि भारद्वाज मैम मिली थी, रैंक 2 है, वो भी रैंक 2 थी। तो आई गेस उनसे मैंने जब बात की थी तो वो मेरा पहला रियल ऑफिसर इंटरेक्शन था। और रोशनी पाटीदार मैम है वो, उनसे भी एक बार मिला था मैं। बट स्टिल निधि भारद्वाज मैम से जब मैंने पहली बार मिला तो मुझे उनका जो मतलब लोगों का हैंडल करने का तरीका है, बात करने का तरीका है, वो हम कहते हैं ना कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी, मुझे उनमें वो दिखी और उनने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो आई गेस एक वो ही था कि वो भी रैंक 2, मैं भी रैंक 2। शी इज अ प्योर आईएएस मटेरियल यार। मैं मिला उनसे, उनसे आई थिंक हमने जब बात करना स्टार्ट किया था, वी थॉट कि हम 15-20 मिनट बात करते हैं तो इट्स अ क्विक मीटिंग, क्योंकि हमारा उनके साथ पॉडकास्ट नहीं हो पाया था। तो हम वो स्टूडियो में हमने बैठा और 15-20 मिनट्स हम के लिए बात करने का सोचा था हमने, बट हमारी कॉन्वर्सेशन चली करीब 2-2.5 घंटा। एंड इफ निधि दी इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट ना, शी इज जस्ट जेम यार। वो प्योर यूपीएससी मटेरियल है, प्लस उनका थॉट प्रोसेस, उनकी फिलोसॉफीज, उनका जो मेंटर करने का तरीका है ना, वो बहुत ही अच्छा है यार। क्योंकि मैं जिस क्लास में बैठा था ना उधर, मैं तो कभी जॉब कर रहा था वहां, तो वो क्लास मेरे लिए थी भी नहीं, बट मैं लास्ट बेंच में जाकर बैठ गया। तो हो सकता है उन्हें याद हो ना हो, पर अब तो शायद उन्हें होगा क्योंकि मेरी उनसे एक बार और बात हो चुकी है। पर उस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस थे, पॉलिटिकल प्रेशर को लेके, वर्क को लेके, आपको किस फील्ड में काम करने, सारे क्वेश्चन मेरे। अच्छा। मैं लिख के लेके गया था डायरी में कि आज पहली बार किसी ऑफिसर से इंटरेक्ट करने का मौका है मेरा, तो मुझे ये क्वेश्चंस पूछने हैं। बाकी मतलब हो जाता है बहुत सारे, मुझे कोई नहीं मिला था आज तक ऑफिसर। मुझे जैसे ही वो मिली मैंने सारे क्वेश्चन निकाले थे उनसे, पर उन्होंने एक एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से हैंडल किया था ना कि उसको देख के मुझे ऐसा लगा था कि नहीं यार, कल को जब मेरी रैंक लगेगी, कल को मैं भी ऑफिसर बनूंगा, ऐसे ही बात करूंगा। सही है। इसीलिए हम अभी एक चीज करते भी एक्चुअली पता है, अभी हमने 24 के पहले जितने भी पॉडकास्ट किए ना, वो सब हमने इन पर्सन स्टूडियो में किया है। अभी इस सीजन में हमने स्टार्ट किया है बीट रैंक 1, जितने भी हमने मेन जो पॉडकास्ट इस सीजन में किए हैं वो सारे हमने लाइव ऑडियंस के साथ। तो आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, एक टॉपर के साथ में हम बैठ के बात कर रहे हैं, हमारे साथ में 12-15 एस्पिरेंट्स हैं जो अपने लाइव सवाल पूछ रहे हैं। मेरे को लगता है उनके जैसे हाँ एक शो आता है ना ऐसा, मैं देखा है, संदीप माहेश्वरी, मैंने और भी पहले देखा है ऐसा कोई। हाँ मैं भी। तो वो क्योंकि आइडिया ये था यार, और हमने लाइव वर्कशॉप भी करवाई है, तो मतलब
50, 80, 100 के आसपास एस्पिरेंट आते थे, हम लोग टॉपर्स को बिठा के हम लाइव बातचीत करते थे। उसमें मैं बात बहुत कम करता था, हम एस्पिरेंट्स को मौका देते थे। मैंने एक चीज़ ये फील करी है कि जब एस्पिरेंट किसी टॉपर या ऑफिसर से बात कर लेता है, उनका कॉन्फिडेंस बाय डिफॉल्ट पीक पे हो जाता है। बता रही हूँ, उनको वो चीज डुएबल लगने लगती है, यार ये कर सकते हैं तो हम नहीं हम भी कर सकते। मैं आपको वही बता रहा था कि मेरे सामने कोई ऐसी इंस्पिरेशन नहीं थी कि यार इसने किया है मैं भी कर जाऊं। जब मैं इंदौर, इसीलिए शायद ना इंदौर आना मेरा जरूरी था। तो जब मैं पढ़ तो घर से भी रहा था, तैयारी मैंने वहीं से शुरू की थी, ठीक है। तो इंदौर आना, क्योंकि यहाँ जब आया ना तो मुझे क्राउड दिखा, मुझे लोग पता चला कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने सारे मेंस दे रहे हैं लोग, और इनके आगे मुझे स्टैंड करना है तो मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, मेरी एज कहाँ आएगी। मैं बहुत सारे लोगों की कॉपीज देखता था, रिज्यूमेस दे रहे हैं, और उन सब कॉपीज को देख के ये सोचता था कि मैं ऐसा क्या नया कर सकता हूँ कि ये जो मतलब बहुत सारे लोग 2018 से मेंस लिख रहे हैं, इनके ऊपर मैं स्टैंड कर जाऊँ, या इनके ऊपर ना हूँ तो एटलीस्ट इनके साथ तो स्टैंड करूँ कहीं। तो ये चीज इंदौर आके हुई है और बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज, क्योंकि आप जैसे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज तो फिर भी आप ऑनलाइन दे सकते हो, बट आई गेस मेंस की टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है कि आप ऑफलाइन आके एक प्रॉपर एग्जाम सेटिंग वाले एटमॉस्फेयर में बैठ के दो, और वो 3 घंटे जो एग्जाम प्रेशर होता है आप वो फील कर, तो ये हेल्प मिलेगी। मेंस तो इस कोर प्रैक्टिकल ना वहाँ पे। मेंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मतलब जितना कंटेंट आपके पास प्रीलिम्स में है और आपने जो 1-2 साल पहले प्रिपरेशन किया है, उस सबको आपको अब कॉपी पे उतारना है। अब आपको एक्चुअली दिखाना है कि देखो मैंने कितना पढ़ा हुआ है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो जितना ज्यादा आंसर राइटिंग हो पाएगा उतना बढ़िया मेंस होगा। और मेरा जो एक एज था वो यही था कि मेरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं पहले भी जब प्रिपरेशन करता था तो मैं 3-3 घंटे के पूरे पेपर लिख लेता था, राइट। तो मुझे टाइमिंग इशू नहीं था, मेरा पेपर कंप्लीट होता था डे 1 से। जिस दिन से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, पहला पेपर भी मेरा पूरा कंप्लीट हुआ है, और जो लास्ट एफएलटी देता था वो भी मेरा पूरा कंप्लीट होता है। ये अच्छी चीज होती है प्रैक्टिस के लिए। और इसके अलावा जैसे सबसे ज्यादा इशू मुझे हिंदी में था, निबंध में था, क्योंकि मेरा बचपन से इंग्लिश मीडियम रहा है। और क्या होता है हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, चाहे कितना भी ट्राई कर, मेरी तो बहुत होती थी। तो उसके लिए भी सेम चीज अगेन की प्रैक्टिस। मैं रोज शाम को मतलब रूम पहुंचने के बाद लाइब्रेरी से 8:30 बजे निकलता था, और इधर रास्ते में खाना खाते हुए और मैंने फ्रीलांसिंग करना चालू कर दी थी, क्योंकि एक मैच का खाना मुझे पसंद नहीं आता। तो जिस मैच पे जिस दिन जो अच्छा बना है वहां जाकर वो खा लो। सही है, ये बेटर ऑप्शन है। हाँ, ये बेटर ऑप्शन है, एक तरीके से बोर हो जाता है। 60 रुपीज आपको देने ही है, तो कम से कम अपने मन का खाना तो खाओ। वो बोरियत हो जाती है यार, सेम मेस पे खाना खा के फिर आपका मन नहीं करता, थोड़े टाइम में वहाँ भी आपको टेस्ट अच्छा ही लगता। मैंने ये चीज वो की है, हाँ देखिए कि पहले एक नया मैच ज्वाइन करो आप, तो 1-1.5 हफ्ते उसका खाना बहुत अच्छा लगता है, फिर आपको लगने लगता है यार ये भी वही, वही मसाले डाल रहा है, पानी वाली सब्जी बना रहा है, आपको बोरियत हो जाती है वहां से। यार सेल्फ डाउट की बात कर रहे थे आपके, आपको सेल्फ डाउट होते थे जब प्रीलिम्स नहीं निकला, उस टाइम में भी सेल्फ डाउट हुआ। सेल्फ डाउट से कॉप कैसे करते थे? क्योंकि ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, और बहुत सारे एस्पिरेंट के उनको मैसेज भी आते हैं कि भैया हमने एग्जाम दिया नहीं निकला, अब बार बार नहीं निकल रहा है। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से जाना चाहता हूँ कि अगर वो जो व्यक्ति इस पॉडकास्ट को भी सुन रहा है वो उसको कॉप अप मैकेनिज्म सीख पाए कि बाहर कैसे आया होगा। मैंने जो किया था बहुत प्लेन था। पहली बात तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मुझ में बड़ा बिलीव करते थे, तो अपने आसपास सबसे पहले ना एक पॉजिटिव सर्कल बनाओ। अपने आसपास ऐसे लोगों को मत रखो जो, तुम तो सेल्फ डाउट में हो ही और वो लोग भी तुम पे डाउट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अगर हम खुद सेल्फ डाउट में और हमारे सामने वाला हमसे बोल रहा है कि नहीं भाई यू कैन डू इट, तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव फीलिंग आती कि नहीं यार ये बोल रहा है तो शायद कुछ तो बात है। दूसरा जो मेरे साथ अच्छा केस था वो ये था कि मेरी फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट था मुझे हमेशा से। वो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि बड़ा लाडला बच्चा था मैं घर का, तो मेरे पास हमेशा ये ऑप्शन था कि मैं सब छोड़ के, मतलब मैं फैमिली वालों से ये बोलूं कि अब मुझे ये तैयारी नहीं करनी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मैं अगर प्लान बी, मेरे पास प्लान बी नहीं था, पर अगर बाई चांस मैं रखता और मैं जाता तो उसके लिए वो मना नहीं करता। भले ही उनका भी ये सपना था, पर वो यही कहते कि कोई बात नहीं, नहीं हो रहा बेटा तो छोड़। मेरी मम्मी ने मुझसे 1000 बार ये बात कही कि बेटा सिर्फ एक पेपर है, तुम अपने जीवन के लिए बहुत बहुत बड़ा जीवन है, तुम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, तुम लायक हो, टेंशन नहीं लेना, हम हैं। सही है कि अब तक जो बच्चे बोल रहे थे कि PYQs करना चाहिए, इतने सारे MCQs लगाने चाहिए, और मुझे भी फील होती थी कि प्रीलिम्स के पहले शायद इतनी प्रैक्टिस जरूरी है। या फिर अगर एक आप बुक पढ़ रहे हो, जैसे मैं परीक्षा धाम पढ़ता था,
जितने भी बच्चे ये 22-23 में प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं वो सब परीक्षा धाम ही पढ़ाई पढ़ते है हैं। सब हाँ जो मेरे सीनियर्स थे लाइब्रेरी में जो लोग बैठते थे वो सब परीक्षा धाम के अगेंस्ट थे उस समय। पर मैंने एक बुक को स्टिक किया है और प्रीलिम्स से लेके मेंस तक मैंने सिर्फ परीक्षा धाम पढ़ी 2024 की। वो प्रवीण साहू भैया देख रहे हो तो उनको थैंक यू, बस बुक थोड़ी और सस्ती कर दो ट्राई करो क्योंकि बच्चे बहुत खरीदते हैं वो। और बुक बहुत अच्छी है नो डाउट। मैंने तो वो उसके ऐसा बोलते हैं कि एक बुक के मल्टीपल रिविजन्स लगाने हैं, तो फिर मैंने एक्चुअली कवर टू कवर परीक्षा धाम के मल्टीपल रिविजन्स लगाए। ओके ये मतलब ऐसा है सेल्फ डाउट खत्म करने का यही एक मात्र तरीका है इंटरनल कि आप प्रैक्टिस इस लेवल की कर लो, आप अपना वर्क इस लेवल पर ले जाओ कि फिर आपके अंदर ये बात खत्म हो जाए कि मैंने कमी रखी। एक बार ये बात खत्म हो जाएगी ना कि मैंने कहीं कमी रखी तो अपने आप फिर ऐसा होगा कि अब हारूं या जीतूं इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, आई हैव डन माय बेस्ट। और जब आप अपने बेस्ट के स्टैंडर्ड्स पे खरे उतरते हो ना तो फिर वो जो एक डिल्यूशनल सर्कल क्रिएट होता है आपके अराउंड उसको कोई नहीं तोड़ता, क्योंकि पता है कि मैंने तो कर दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। सही है। इंटरव्यू के समय भी सेम चीज होती थी। मेरा एक फ्रेंड था लाइब्रेरी में असाइनमेंट था, वो मुझे कंटिन्यूअसली ये चीज बोलता था कि देख भाई सारे बच्चे बहुत इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तू क्या कर रहा है, तू फॉर्मल्स भी नहीं पहनता। वो क्योंकि सब बच्चे ऐसे करते थे इंटरव्यू की तैयारी के पहले ही फॉर्मल्स में एकदम घूमने आ जाते हैं। हाँ अरे तू फॉर्मल्स भी नहीं पहनता। तो मुझे पता था मेरी जो तैयारी है मैं कर रहा था और वो मैं अपना जो हाईएस्ट लेवल होता है पोटेंशियल होता है वो दे रहा था इंटरव्यू में भी, ठीक है। पर वो मुझे बताने की जरूरत नहीं थी उसको, और वो बोल रहा है या कोई भी एक्सपाइजेड पर्सन मुझसे आके बोल रहा है कि तुम तैयारी ठीक नहीं कर रहे हो। उस चीज ने मेरा वो डिल्यूजन जो था वो ब्रेक नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि मैं तो सही कर रहा था और मैं अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे वर्क कर रहा था उस समय भी और मेंस के समय में। तो फिर और जब ये अचीव हो जाता है ना एक बार ये सर्टेनिटी, उसके बाद फिर मतलब ऐसा है कि जीत हार से फर्क नहीं पड़ता। राइट। बिरयानी भी बहुत बार खाई हमने 2 प्लेट से। रात का खाना एक टाइम का खाना तो यही हो जाता था। रात का खाना हो गया। एक इधर वो है मद्रास क्यूजीन करके है, यहाँ नहीं खाया मैंने। अच्छा हाँ जो भी नहीं खुली ना यार वो टेस्टी भी है पता उसका। उसका सबसे टेस्टी है। हाँ तो उसकी बहुत टेस्टी है। उसके सामने हमारी फर्स्ट लाइब्रेरी थी जो मैंने यहाँ पे एज एस्पिरेंट मैंने लाइब्रेरी स्टार्ट की। अच्छा मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको, क्योंकि जब मैं यहाँ पे भोलाराम वगैरह पे शिफ्ट हुआ, जॉब छोड़ के मैं यहाँ पे आया था, हाँ। तो तब मैं जब तैयारी कर रहा था तो एक टाइम ऐसा गया था कि पैसे से तो खत्म हो गए थे कि यार अब तो नहीं हो रहा सर्वाइव। तो होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाना स्टार्ट किया। होम ट्यूशन के बाद वन डे आई डिसाइडेड कि मैं कुछ तो ऐसा करूंगा जिससे मैं पैसा भी कमा लूँ और पढ़ भी लूँ। आइडिया वॉज कि हम पहले लाइब्रेरी स्टार्ट करते हैं, उसको थोड़े टाइम में मैनेजमेंट पे डाल देंगे, मैनेजर हायर कर लेंगे, रिसेप्शन हायर कर लेंगे, अंदर बैठ के पढ़ूंगा। पर 1.5 महीने में लॉकडाउन लग गया। हाँ। तो हमने यहाँ पे अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे लाइब्रेरी और रेस्टोरेंट दोनों स्टार्ट किया था। हाँ। और दोनों उस समय की सबसे बेहतरीन थे। हाँ। शायद भोलाराम की फर्स्ट लाइब्रेरी इस मेन रोड की लाइब्रेरी मेरी थी उस टाइम पे। हाँ लाइब्रेरीज का तो मैंने ये देखा है 2017 में भी मैं, क्योंकि मेरा कॉलेज यही था GSCC, तो मैं आता था इस एरिया में, मेरा फ्रेंड रहता था। पर तभी इधर कुछ नहीं था, मतलब कोई कल्चर ही नहीं था। और हम लोग बोलते हैं आपस में हमारा जो ग्रुप है कि जैसे अंकल लोग नहीं बोलते कोई कि यहाँ पहले पूरा जंगल था। यहाँ पे थी मेरी लाइब्रेरी। जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है आपको, जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है, ये लाइब्रेरी थी हमारी नीचे। हाँ। और इसके ऊपर हमने रेस्टोरेंट डाला था। और कट टू जब हमने बंद किया था तो फर्स्ट लॉकडाउन के बाद हमने ऊपर वाला हॉस्टल ले लिया था। उस समय था। और सेकंड लॉकडाउन में फिर ये वापस बंद हो गया था। ये रहा ना वो इडली वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं। नाथ ब्रह्मा नहीं, नाथ ब्रह्मा तो आगे है। नाथ ये मद्रास क्यूजीन है। नाथ ब्रह्मा की नहीं है टेस्टी, उसकी बेस्ट है यार, उसकी बेस्ट है। तो हम लोग ये बात करते थे कि हमने भोलाराम को बनते हुए देखा है। हाँ यार 17-18 में तो कुछ भी नहीं था यार, यहाँ इतना मार्केट नहीं था। अंदर सरवान नगर तो पूरा खाली से ही था। हाँ। अब तो मेरे ख्याल से प्लॉट ही भी नहीं बचे। और मेरा ऐसा हुआ था कि पहले 17 से 20 इंदौर रहा और फिर 3-3.5 साल का सीधा गैप में इंदौर आया ही नहीं, सिर्फ एग्जाम देने आता था MA की। और फिर 23 में वापस आया। तो जब मैं 23 में वापस आया ना तो मैं देख रहा हूँ इधर एकदम भीड़ है। रश बहुत हो गया। और भीड़ से बच्चों को डर बहुत लगता है। मुझसे कितने सारे फ्रेंड्स मेरे मिलते हैं, मतलब डर क्यों लगता है पता नहीं क्यों, वो सभी यही बोलते हैं कि ये मतलब भोलाराम पे इतनी भीड़ है ना, तो इस भैया इससे कैसे बचे, इस डर को कैसे अपने अंदर से निकालो भाई। पर भोलाराम पे एक चीज तो रियलाइज करने की जरूरत है कि मैक्स मतलब शायद मैं इसको एग्जैक्ट नंबर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मजे के लिए रहे हैं। और सीरियस एस्पिरेंट्स की कमी तो आपको मैं भी सेम चीज उनसे यही बोलता हूँ कि ये भीड़ है,
ये कंपटीशन नहीं है। जो सीरियस है वो तो मोस्ट प्रोबेबली लाइब्रेरी के अंदर बैठे हैं, वो इस भीड़ के अंदर रोड पे नहीं दिखेंगे आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइब्रेरी में दिखेंगे। वही आपको बोल रहा था कि मैं 1000 बार इस तरफ से उस तरफ गया हूँ भोलाराम मार्ग, पर मैंने कभी अपने ईयरफोन्स नहीं निकाले कान से, क्योंकि मुझे आसपास की आवाज सुनने में मजा नहीं आता था। नोटिस ही नहीं करना था। हाँ, सबको लगता था मैं गाने सुन रहा हूँ। सही है। और क्या फन किया यार भोलाराम पे? सर मजा क्या किया? जब वर्ल्ड कप जीते थे तो बढ़िया, बहुत अभी रश था इधर ही थे हम। कल भी आए थे? कल यार मैं नहीं था। अभी कल ये एक चीज है, रिजल्ट आने के बाद से जो बदली है, 12-13 दिन हो गए तो मैं एक भी रात भोलाराम पे नहीं था, एक भी रात भंवर कुआं पे नहीं था। क्यों? ऐसा हो रहा है कि मुझे घर जाना पड़ रहा है, फिर घर से वापस से लौट के आए, तो आने जाने में ही सारा टाइम निकल रहा है। तो ये नहीं हो पा रहा है कि मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाया हूँ, सबसे पुराने जो सब बोल रहे हैं कि आओ भाई मिलो, तो जो भूल भी गए थे वो भी बता रहे हैं कि आओ भाई मिलो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। सही है। डेट वेट किए हो भोलाराम पे? नहीं यार, मेरा क्या है ना, जब मैं 2023 में वापस इंदौर आया ना, तो वो फेज खत्म हो चुका था मेरा, तो और मैं बड़ा माइंडसेट के साथ आया था यहाँ कि अब या तो करके जाऊंगा मैं लौट के यहाँ से, या फिर मैं जाऊंगा ही नहीं। ठीक है। तो मतलब ना, और ये बात है कि डेटिंग में ये नहीं कहूँगा हर किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन है, पर डिस्ट्रैक्शन तो है। एकदम ऐसा नहीं है कि आप मतलब कभी बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर मिल जाए किसी को तो फिर उसकी किस्मत है, बट मोर और लेस मेरे लिए जो काम वर्क किया है, जो पॉइंट वर्क किया है, वो ये किया है कि मैंने बहुत ध्यान रखा है इस चीज का कि मैं किस चीज में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, किस इंसान के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने भोलाराम में ये काम नहीं किया है। मेरे को तो लगता है कि मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल रिलेशनशिप देखे हैं भोलाराम के, पर वो तब है जब दोनों पार्टनर्स बहुत सीरियस हैं एक दूसरे के लिए और बहुत सपोर्टिव भी हैं, और इस तो दोनों ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, दोनों ही सही काम कर रहे हैं, दोनों में टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है। हाँ। अभी क्या सीन चल रहा है? सिलेक्शन के बाद रिश्ते आ रहे हैं? रिश्ते ही आ रहे हैं यार, सिलेक्शन के बाद तो खतरनाक। तो पता नहीं किस किस के। क्या बोल रहे हो अभी, क्या जवाब दे रहे हो? 25 साल का है तुम यार। 25 पे हो सब? हाँ सही है भाई, बहुत यंग है। मतलब मैं भी 25 हूँ। अच्छा आप 25? मैं लगता नहीं मिलता। तो आपने भी तो बहुत कुछ कर लिया। आप मुझसे बोल रहे हो कि यंग है, बस वही है कि मुझे भी ये चीज समझ में आती है। और जब आप मतलब ऐसा होता है ना कि वो फेज से ओवरकम करके दूसरे तरफ पहुंच जाओ, मतलब वो नैया पार हो जाती है, जब उस समय समझ में आता है कि हम सिर्फ नैया में बैठे थे, वो चला कोई और ही रहा था, मतलब ऑल द टाइम वो कोई और ही था जो आपके साथ था। क्योंकि जो 2024 का प्रीलिम्स हुआ ना, और प्रीलिम्स के बाद जब मेंस आया तो वो 90 डेज का गैप था उस बीच में। तो वो 90 डेज में ना, मतलब मैं था लाइब्रेरी में, मेरा फ्रेंड बैठा था राजा, तो हम लोगों ने कितने दिन ऐसा किया है कि एक टाइम का खाना नहीं खाया दिन का। अच्छा। मूंग दाल या कुछ भी पैकेट लेके हम लोग उधर ही लाइब्रेरी में खा लेते थे, और आपस में उस समय भी हिंदी पढ़ते रहते थे। हम चाय पीने जाते थे ना, तो हम लोग यही सब पढ़ते रहते थे, हिंदी की शब्दावली एक दूसरे से पूछ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं, विलोम शब्द पूछ रहे हैं कंटिन्यूअसली। और रात को भी मैं आपको पहले बता रहा था कि रूम पर आके फिर 3.5 घंटे का एक मैं अकेले हिंदी और निबंध के लिए एक विंडो रखता था। पूरे 2.5-3 महीने किया ये मैंने, कि हिंदी मेरी अच्छी हो जाए। ये जो भैया लोग हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सब इनसे कॉम्पिटिट करने लायक हिंदी हो जाए। आप इंग्लिश में हो ना? हाँ, तो कुछ नहीं, बस स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती थी और बाकी तो सब बन जाता था। मैं ये सोचता हूँ कि वो सब करने की हिम्मत कहाँ से आ रही थी, वो वहीं से आ रही थी। वो कंटिन्यूअसली इसीलिए आ रही थी, मैं इसलिए कर पा रहा था, मैं 100% दे पा रहा था, क्योंकि भगवान चाहता था कि 100% दे बेटा, अब थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा। मेरे को लगता है कंप्लीट सरेंडर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक आपको लगता है कि आप कर रहे हो तैयारी, आप सब चीजें कर रहे हो, तब तक चीजें नहीं बनेगी। वंस यू सरेंडर टू गॉड, उसके बाद आपको डिफरेंस फील होता है ना, कि डिफरेंस इन द लाइफ व्हेन यू एक्सपेक्ट एंड व्हेन यू एक्सेप्ट थिंग्स। राइट, वेरी ट्रू। एक्सेप्ट कर लो यार, अब जो हो रहा है इधर भोलाराम में, वो भीड़ से डर लग रहा है, मजे लो यार देख के। डर क्यों रहे हो? भीड़ का हिस्सा भी है और भीड़ से प्रॉब्लम भी है। यहाँ पे बहुत स्ट्रेस भी है तो बहुत फन भी है, आपको बैलेंस बनाना जरूरी है। ये इकलौती ऐसी जगह है पूरी दुनिया की जो त्योहारों पे खाली होती है, बिना त्योहार वाले दिन पे भरी रहती है। बहुत रश है यार, इसीलिए रिंग रोड पे शिफ्ट हुए थे क्या? नहीं, सस्ता मिलता था वहाँ। सही है। वहाँ रेट बहुत हाई है यार इस तरह। इस तरह अभी बहुत ज्यादा हो गया, पिछले साल 2 साल से, सेकंड लॉकडाउन के बाद आई थी।
और रिंग रोड पे कंपैरेटिवली इससे थोड़े कम है। और जो मेरा रूम है रिंग रोड भी बढ़िया है, मतलब वहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी वानी का तो। और आसपास थोड़ी भीड़ कम है। लाइब्रेरी वहाँ से मेरी पास थी, जिस लाइब्रेरी में पहले जाता था। और मेरे जो कॉलेज के दोनों क्लासमेट्स थे वो ऑलरेडी वहाँ रह रहे थे, तो मैंने आके सिर्फ अपना सामान वहाँ शिफ्ट किया था। वो दोनों ऑलरेडी रह रहे थे, तो वो 2 सीटर रूम था और मैंने अपना सामान रखा था वहाँ फॉर टाइम बीइंग कि भाई जब तक मैं रूम नहीं ढूंढ रहा हूँ यहाँ। और फिर मुझे ही नहीं पता कि कब मैं उस रूम में परमानेंट हो गया और मुझे अपना सामान कभी शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। मैं 2023 में जिस रूम में मैंने आके सामान रखा था अभी भी वही रखा हुआ, मैंने एक भी बार चेंज नहीं किया। वो तो बहुत शांति है यार, मैं भी इसी तरफ रहता हूँ। जबकि बहुत दूर आना पड़ता था, भगवत कुआं तक टेस्ट सीरीज देने आओ बहुत दूर पड़ता था, बट स्टिल मुझे कभी मन नहीं हुआ चेंज करने का। ऐसा लगा कि ठीक है चल रहा है चलने दे। इसीलिए शायद क्योंकि आसपास के लोग सपोर्टिव होना तो और ऐसे होना चाहिए जैसे मेरा और मेरे रूममेट्स का ये रूटीन रहता था कि दिन भर से कहीं से भी आएंगे तो कोई पढ़ाई की बात नहीं उस समय, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं, कुछ भी बात कर रहे हैं, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट, हमें ही नहीं पता है। कुछ दिनों पहले भी अभी मेरे किसी टॉपर से ही बात हो गई थी कि यू शुड नो कि आपको एग्जाम से बाहर कब रहना है और एग्जाम के अंदर कब जाना, वो जरूरी है। अब ये काम आप अगर प्रीलिम्स के 2 दिन पहले कर रहे हैं तो दिक्कत है, क्योंकि मैंने मेरे रूममेट के साथ ये भी किया हुआ है। और जब प्रीलिम्स आता था तो हम लोग रात में 2-2 बजे बैठ के 12 से 2 घंटे पूरे दिन अलग से पढ़ के फिर 2-2.5 घंटे रात में साथ में बैठ के पॉलिटी के आर्टिकल्स रटा करते, क्योंकि आर्टिकल से सीधा क्वेश्चन आना है। तो मैंने उन्हीं बच्चों के साथ मस्ती भी की है, उन्हीं के साथ घूमा भी हूँ, उन्हीं के साथ मैंने पढ़ाई भी। और सामने भी एक दूसरी बिल्डिंग थी थोड़ा दूर, और वहाँ भी मेरा कॉलेज का फ्रेंड रहता था। वो आज भी, वो तब भी था इंदौर में आके सबसे पहले वही दोस्त बने थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। उनका भी सेम था कि मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ तो कभी मन नहीं लग रहा है तो आ गए नीचे चाय पीने चलते हैं, चले 5 मिनट जाके चाय पी ली। चाय इज कांस्टेंट, स्ट्रेस आता रहेगा लेकिन चाय तो खुशी में भी पी रहे हैं, गम में भी पी लेंगे, गम में भी पी रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी पी रहे हैं। ये फॉर्मेट बहुत नया है यार, ये फॉर्मेट बहुत बड़ा। और मेरा जो है, मैंने आपको अभी बता रहा था ना कि पूरा खेल माइंडसेट का है कि यार अनकंफर्टेबल चीजें ज्यादा करो। ये मेरे लिए सबसे अनकंफर्टेबल चीज है। मैं नहीं कर सकता। बात की ना, मुझे ये चीज समझ में आया, अपन में एक चीज कॉमन है, पता क्या, जो हम काम कर रहे हैं ना अपनी चीज अचीव करने के लिए, हम उसमें बड़ा मजा ले रहे हैं। सही है। मैं ये और भी पहले बोली थी एक बच्चे को कि भाई जब मैं मेंस की टेस्ट सीरीज देने जाता था ना, सुबह 7 बजे आता था, मेरा रूम मर्फीज के साइड में था, उत्कर्ष में टेस्ट सीरीज देने जाता था। तो वहां से उत्कर्ष तक जाना मतलब पहले आईटी पार्क जाना है मुझे, फिर आईटी पार्क से भवर कुआं पहुंचना। और आप बिलीव नहीं करोगे, तो सुबह सुबह सब्जी वाले आते थे वहां से, मंडी से, क्योंकि वही रूट रहता था। तो सब्जी वाले के पीछे वो तो होता है ई रिक्शा, उसमें सब्जी भरी रहती थी, उसमें बैठकर भी आईटी पार्क तक गया हूँ। ऑटो, लिफ्ट ले रिक्शा, लिफ्ट, जो मिला, जो पहला वाहन मिला मुझे, भाई बस छोड़ दे वहां तक। फिर आईटी पार्क से बस या कुछ ना कुछ मिल जाता था। तो और ये प्रोसेस में ना मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। पार्ट ऑफ द प्रोसेस यार, बड़ा कहानी है आपकी, क्योंकि मुझे जाना है, मुझे 7 बजे टेस्ट देना है, उस टेस्ट में मुझे फर्स्ट आ गया। मैं ऑलमोस्ट जितने भी टेस्ट हुए ना मेरी इसकी टेस्ट सीरीज के, हर टेस्ट में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक लग जाती थी, और वो मेरी किक होती। आज फर्स्ट रैंक लगी है, कल फिर फर्स्ट लगानी है, परसों फिर फर्स्ट लगानी है, डेली फर्स्ट लगानी है, बस कुछ भी हो जाए, मोटिवेशन बना रहेगा ना यार। तो हो गया। तो वो मुझे आपके साथ कर पा रहा हूँ। यार मेरे लिए बहुत मुश्किल थी ये सही चीज़ है। अभी मैं फिटनेस के ऊपर भी हम बात कर रहे थे ना, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा आपसे। मेरे लिए इतना चैलेंजिंग था ये वाला फॉर्मेट कि मेरे को अपने स्टूडियो से बाहर जाना है और बात करना है लोगों से, लाइव ऑडियंस के सामने जहाँ मार्केट चालू होगा। बहुत चैलेंजिंग था, और मैं अभी सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि आप जहाँ जहाँ मैं डिस्कम्फर्ट फील करता हूँ, मैं हर उस चीज को ब्रेक करूँ। यही चीज एग्जाम में मैंने आपको बताई थी, जो चीज आज तक आप सोच रहे हो कि मुझे कर लेनी चाहिए, तो भाई कर दो। शायद वहीं लैग कर रहे हो आप, शायद वही एक, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स इसीलिए नहीं निकल रहा था, एमसीक्यू प्रैक्टिस कम थी, और जो एक माइंड को ट्रेनिंग होती है ना एमसीक्यू की, नहीं मैंने क्वेश्चन देखा, 4 ऑप्शंस देख रहा हूँ, अब मेरे माइंड को पता चल जाना चाहिए आंसर क्या है। वो जो ट्रेन होता है ना माइंड, वो नहीं हो पा रहा। और यही फर्क है, जिन बच्चों का कभी प्रीलिम्स नहीं रुकता और मेरे जैसे बच्चे जिनका प्रीलिम्स थोड़ा दिन में निकल जाए, कि उनका माइंड ट्रेन रहता है। आप देखा जैसे कि मतलब कोई भी बच्चा मेरे से बात करता था और वो बोलता था कि मेरा कभी प्रीलिम्स नहीं हो पाया, तो मैंने उसके पेपर लगाने में ये पैटर्न देखता था कि एक बार क्वेश्चन पढ़ते थे, आंसर लगा दिया, फिर आंसर चेंज नहीं करते,
तो वो सही लग गया तो लग गया। लग गया तो लग गया, क्योंकि उन्हें पता है, वो श्योर है उसके बारे में। ये श्योरिटी डेवलप करने के लिए मुझे लगता है वो एमसीक्यू, जो 10,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस बोल रहा हूँ, वो करने की जरूरत। मजा आ रहा है। गुड यार। मैं आया था भोलाराम पे व्हेन आई वाज 17, तो 17 साल का था मैं इंदौर आया था जब मैं 17 साल का था। हाँ तो मतलब सेम ही सा, सेम ही तो आसपास ही 10 में ही आया आया हूँ। मैं 16 में आ गया था, 16 जुलाई के आसपास। फिर तैयारी की, जॉब की, तो मेरा तो बहुत डाइवर्स घर नहीं गए वापस, इधर ही रहे। हाँ मैं बहुत कम घर जाता था, आप इधर दिवाली से दिवाली। इंदौर से ही हो? नहीं मैं नीमच से हूँ। नीमच अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड नीमच से है। अच्छा नीमच से क्या? प्रॉपर नीमच से उसके आसपास? जावद, बावल, जावद। हाँ जावद वहीं का है। जावद तहसील। अच्छा आप जावद क्यों? जावद मेरे रिलेटिव्स बहुत है, पास ही है हमारे घर से, 30-40 किलोमीटर पे ही है। का ठिकाना बावल लगता है। ओके। अभी जावद तहसील में बहुत सारे गांव हैं। हाँ, गांव में क्या माहौल है? गाँव में मजा है सबको। सारी पुरानी रिश्तेदारियां निकल आई हैं। और मैं सबसे ज्यादा खुश इसीलिए हूँ कि मैंने आपको बताया पहले कि आसपास के बच्चों के बीच में जो माहौल है ना, वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। बच्चे अब ये आके मुझसे बोले कि जरूरी नहीं है कि हम यही करें एमपीपीएससी, पर भैया अब आपको देख के ऐसा मन करता है कि हम कुछ भी करें तो हम भी ऐसा कुछ करें कि पापा का, मम्मी का नाम रोशन हो जाए। बहुत सरियर फीलिंग होती है यार। ये मंदिर है, ये माता का मंदिर है, और इधर पीछे राधा कृष्ण का मंदिर है। इसमें अंदर जाओ ना, ये मंदिर देखा है? राधा कृष्ण वाला मंदिर नहीं देखा मैंने अंदर। आप अंदर जाओगे ना, जैसे अभी ये बंद है, इधर पीछे से जाओगे तो वो राधा कृष्ण वाला मंदिर है जहाँ कीर्तन होता है। और यहाँ इसमें साइड में हनुमान जी है, जो दक्षिण मुखी हनुमान है। तो मेरे रिजल्ट के बाद सबसे पहले वही यहीं आया था एक बार, क्योंकि मैं 2023 में जब वापस आया ना इंदौर, तो उस समय वही 22 का रिजल्ट नहीं आया था जुलाई में, तो वो भी नहीं निकला, और 23 के लिए पढ़ रहे थे, और समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करूं। तो मैं इसके आरती चल रही थी, मंदिर के गेट पे ऐसा खड़ा था, तो मेरा रूममेट अपने एक जॉब करता है, अपने ऑफिस से आ रहा था वापस बाहर, तो वो उसने मुझे गेट पे खड़े हुए देखा। फिर वो रात को रूम पूछता, क्यों भाई क्या कर रहा था तू? थोड़ी देर में भीख मांगने का इरादा था क्या उधर गेट पे? कैसे खड़े थे तुम? मैं कहा भाई अब मैं क्या बताऊं। नहीं करते तो फिर एक ही जगह यार मंदिर, नहीं समझ में आता ना कुछ। रंजीत हनुमान का भी सेम था कि तबीयत खराब है तो M27 में बैठो और बूटी कोठी उतरो। वहां से रंजीत हनुमान चले जाओ। लिफ्ट विफ्ट लिया आपने भोलाराम पे? बहुत बहुत ज्यादा। टेस्ट सीरीज देने आता था इधर, फाइनल टेस्ट FLT होती थी ना उधर, तो और मेरा रूम वहां था, तो वहां से इधर तक आ रहा हूँ, फिर यहाँ देख रहा हूँ कि 5 ही मिनट बचे हैं, वहां चालू हो जाएगी मेंस सीरीज, और मेंस में तो 5 मिनट लेट हुए, मतलब एक क्वेश्चन गया आखिरी का, राइट। फिर रैंक नहीं लग पाएगी। रैंक बनती तो था ना। हाँ, अच्छा वही तो किक होती थी कि ये नहीं यार अच्छे नंबर मिल गए। तो यहाँ तक आया, फिर देखा कोई भाई गेट तक छोड़ दे, पर छोड़ देते हैं यार लोग, बहुत सपोर्टिव छोड़ देते हैं यार। मैं तो आई थिंक मैं हर 4-5 दिन में एक बार लिफ्ट लेते ही भोलाराम पे। मैं विजयनगर भी अगर जा रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं आईबस से जाऊँ तो मैं आने टाइम पे लिफ्ट लेता हूँ। कई बार मैं गाड़ी से जाता हूँ तो गाड़ी इधर रखता हूँ, लिफ्ट से आता हूँ, क्योंकि लिफ्ट में आपको बहुत सही लोग मिलते हैं, नई बातें हो जाती है, नए एक्सपीरियंस जानने को मिल जाता है। भोलाराम तो इस चीज के लिए तो फेमस ही हो गया है ना। मेरे इंदौर के बहुत सारे दोस्त लोग हैं, तो यहाँ दोस्त लोग या ऐसे इंदौर में ऐसे बहुत सारे लोग को मैं जानता हूँ जो भोलाराम पे स्पेशली ऐसे घूमने आते हैं, चिल के लिए आते हैं। पूरे इंदौर से नया अड्डा बन गया, संडे को देखने आते हैं कि नया अड्डा बन गया, लड़के भी लड़कियां भी सब। इट्स अ फन प्लेस नाउ, लोग मजे करने ही आ जा रहे हैं। और ओरिजिनल मैं वही बता रहा हूँ कि प्रिपरेशन वाले बच्चे बाहर दिखते ही नहीं है, वो सब लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं या हॉस्टल में। संडे को आप शाम को देखोगे जितने भी ये बाहर बच्चे बैठे ना, इनमें से होंगे 10 या 20 जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे एक्चुअली। नहीं दिखते बच्चे बाहर, बहुत कम है। एकेडमी को लेके क्या पर्सपेक्टिव है आपका? एकेडमी आपने पीएससी के लिए कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी, या क्या पर्सपेक्टिव है इसके लिए ओवरऑल? इसका देखो ऐसा है कि मुझे समझ में आया है कि आपको एक जगह से सब कुछ नहीं मिल सकता, तो आपको ना मल्टीपल टीचर, क्योंकि हर टीचर कोई अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाता है, कोई ना कोई टीचर की कोई ना कोई सब्जेक्ट स्पेशलिटी होती है, तो उनके नोट्स हो जाते हैं, तो उनके नोट्स से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक टीचर से वो जो सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाता है, आप वो सब्जेक्ट की क्लास ले सकते हो। जैसे मैंने यूनिट 6 की, वो यूट्यूब पे नैया पार एग्जाम्स के अरविंद सर हैं, हाँ, तो उन्होंने यूनिट 6 का एक यूट्यूब का फ्री वीडियो डाल रखा था, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए।
यदि कोई फैक्ट आएगा और इतने में से आएगा तो बन जाएगा, और अगर नहीं बना तो फिर वो किसी पे नहीं बनेगा। और वो बात सच थी। तो ऐसे टीचर्स का एक्सपीरियंस यूज करना चाहिए। और आप देखोगे कि 90% जितनी चीजें हैं वो ऑलमोस्ट यूट्यूब पे फ्री डली हुई है। हाँ भैया, ओ हाय भैया मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यार, और मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ। आपकी वीडियोस देख के मेरे को बहुत इंस्पायरेशन मिलता है पढ़ाई वढ़ाई में, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। पीएससी कर रहे हो? हाँ MPPSC की है। अटेम्प्ट दिया है? अटेम्प्ट अभी नहीं दिया है, अभी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला हूँ। अच्छा आप देने वाले हो, बढ़िया है भाई। कोई हेल्प भी लगे तो प्लीज आइए लाइब्रेरी, बिल्कुल। पास में सराउंड नगर। हाँ प्रिंसिपल हो गया, पीएससी रैंक 2 है इस बार 2024 निशा भाई। ठीक है मिलते हैं लाइब्रेरी पे ना। ठीक। हमने यहाँ पे भी एक लाइब्रेरी खोली थी। अच्छा। हाँ इस एरिया की भी शायद फर्स्ट लाइब्रेरी सेकंड लाइब्रेरी हमारी थी। अच्छा। एक पहले शिखर लाइब्रेरी होती थी मेरे एक दोस्त की अच्छी। शिखर, हाँ हाँ सुना है। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक बंगलो लिया था और उसमें नीचे लाइब्रेरी थी। तो आइडिया वो कि चलो ऊपर अपन रह लेंगे हाँ। और नीचे उसमें लाइब्रेरी चला लेंगे। उसको भी आई थिंक वो भी सेकंड लॉकडाउन के पहले ही बंद हो गई थी, मतलब सेकंड लॉकडाउन में ही बंद हो गई थी। 15-20 दिन 45 दिन ही हम चला पाए थे उसको। यार लॉकडाउन ने बहुत मारा यार, और मेरे को लगता है स्टूडेंट के साथ भी लॉकडाउन तो पूरा ट्रेजेडी हुआ है। ट्रेजेडी स्टूडेंट्स के साथ लॉकडाउन ही हुआ है, चाहे वो किसी भी फेज का स्टूडेंट हो, चाहे नर्सरी से लेके हम्म, प्रिपरेशन तक। सही। हर ऊपर से स्टूडेंट का नुकसान हुआ है उसमें। ऊपर से पीएससी के एग्जाम रुकना, इन सब में भी बहुत चैलेंजेस फील किया। बहुत ज्यादा। हाउ वाज योर पर्सपेक्टिव, मतलब क्या माइंडसेट था उस टाइम पे जब ये सब डिले चल रहा था? मेरा ये था पर्सपेक्टिव कि पहले 1 साल तो मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं था, पर फिर मुझे ये चीज समझ में आई थी कि दिस इज द टाइम। तो मतलब ऐसा कि अगर अभी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर लूंगा तो टाइम से निकल जाएगा एग्जाम, आगे काम आ जाएगा। तो मैंने लॉकडाउन वाले फेज को ना बहुत इंटेंस प्रिपरेशन के लिए यूज किया था। जो मैंने अपनी मेंस की तैयारी थी, एनसीईआरटीज थी, लक्ष्मीकांत होती, जो भी बेसिक बुक्स होती हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो मैंने करी है। ये लाइब्रेरी में बैठता था मैं। अच्छा यहाँ पे आ गए। ये ऊपर जो है ना, ये वाली लाइब्रेरी थी, बढ़िया। मेरे साथ ही बैठता। हाँ ये लाइब्रेरी में साइड में ही बैठता है ये लड़का। सही है भाई। तो रोज, और वहाँ मेरा रूम था उस तरफ, मर्फीज के उस साइड ना। सर्विस के उस तरफ। तो वहां से रोज सुबह 5:30 बजे 6 बजे नहा धो के आ जाना था। बस यहाँ थोड़ा एक बार माथा टेक लिया यहाँ गुरुद्वारे पे। हाँ अब ठीक है, वो जो मिल गया सामने। हाँ सही है। लाइब्रेरी की साइड में ही गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारे को ही माथा टेक लो और अंदर जाओ, बढ़िया बैठ जाओ। गुरुद्वारे की एनर्जीज तो बहुत काम कर देती है यार आपको, आपके मैं- स्ट्रेस रिलीव कर देती है पूरा। मैं इनसे भी ये बोलता था कि ईश्वर आप देख रहे हो ना, बगल में बैठ के ही काम कर रहा हूँ सारा। मैं मक्कारी नहीं करता हूँ पढ़ाई में। सिलेक्शन दे दो। अब सिलेक्शन दो ना दो, पर कुछ तो दो। कोई तो ऐसा मतलब वो दिखाओ मुझे, मार उम्मीद दिखे। हाँ उम्मीद की राह तो दिखाओ। एक बार चलो मेंस ना निकालो, प्रीलिम्स तो निकालवा दो। सही है। पहली प्रीलिम्स कब निकली? 24 वाली पहली थी। 24 वाली पहले निकली। उसके पहले 3 अटेम्प्ट में आपका प्री भी नहीं निकला है। भी नहीं निकला। और इसके अलावा मैंने सीडीएस के भी दिए हैं। सीडीएस का मेरा ओटीए निकल जाता था। ओके। तो एसएसबी देने गया था। मैंने गए हो? एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। ओके। बट उसके लिए वो मेरा माइंडसेट नहीं था, कभी मैंने उसके लिए एम नहीं किया था। तो उसका ऐसा था कि हो जाए ना हो जाए, ज्यादा फर्क नहीं था। बट अगेन वो भी एक चीज ऐसी थी कि गया तो उम्मीदें बन गई कि हो जाना चाहिए, पर फिर कॉन्फ्रेंस आउट होके वापस आ गया। बट मैं स्टिल हैप्पी था कि एटलीस्ट मैंने स्क्रीन इन हुआ। मैंने कॉन्फ्रेंस तक गया तो मजा आया था। वो 5 दिन का एक्सपीरियंस जो रहा था बहुत बढ़िया रहा था वहाँ। मैंने भी दिया एनडीए से। अच्छा। हाँ मेरा भी ये ओटी क्लियर हुआ है, बट मैं एसएसबी के लिए नहीं गया था क्योंकि एसएसबी वो, और मेरे तो ऐसी मजे मजे में दिया था यार उस एग्जाम को कि करके देखते हैं क्या होता है। सेम मेरे लिए था कि क्योंकि आप एक एग्जाम की जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो बहुत सारे सब फॉर्म भर दिए जाते हैं कि अब कुछ नहीं तो कुछ तो सही। प्लान भी सोचा था कभी? नहीं यार, मैंने मतलब ग्रेजुएशन में भी बीए किया हुआ था, तो मेरे पास कॉर्पोरेट जॉब का ऑप्शन नहीं था। और अगर अब मैं कॉर्पोरेट जॉब करने की सोचता तो मुझे कोई बहुत अच्छी स्किल डेवलप करनी पड़ती। हाँ। तो कोशिश तो यही थी। मैंने वो आपको जॉब का बता रहा था कंटेंट में, तो मैं टाइपिंग भी करता था उस जॉब में। तो कोशिश यही थी कि कैसे भी करके 7-8 घंटे कंप्यूटर पे बैठने का स्टेमिना डेवलप कर लूं कि बैठ तो पाए, कुछ तो जॉब मिल जाए। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आते हो ना जब आप, तो ऐसा रहता है 24-25 साल के बाद आपको एक प्रेशर रहता है थोड़ा सा इस बात का, नाउ यू हैव टू अर्न। अब एटलीस्ट कमाना पड़ेगा। घर की नहीं तो खुद की जिम्मेदारी तो उठाओ। सही है कि कब तक मम्मी पापा करेंगे आप। 24 साल के बाद ये फेज शुरू हो जाता है, तो मेरा ये 18 साल में शुरू हो गया था। अच्छा। तो मैंने तैयारी के साथ में जॉब वॉब स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम डे 1। जब मैं इंदौर आया था ना, उसके बाद से मैंने तैयारी शुरू कर दी। बहुत
अजीब सा लगता है यार, घर वालों से पैसे लेना बहुत मुश्किल लगता है। मतलब वो वन ऑफ द टफेस्ट काम हो जाता है आपका कि आप घर पे कैसे कॉल करोगे और बोलोगे। एक ऐसा होता है ना कि एक मैसेज जो आपको इंस्टेंट रिलीफ भी दे और वो आपको डीपली कहीं हर्ट भी करे, तो वो ये मैसेज होता है कि ₹10,000 क्रेडिटेड इन योर अकाउंट बाय योर फादर और XYZ योर फैमिली मेंबर। और वो थोड़ी देर के लिए रिलीफ भी देता है कि चलो इस महीने का अभी रेंट देना है, खाने का देना, सब कुछ है, बट डीपली वो बहुत हर्ट करता है कि यार स्टिल ही इज क्रेडिटिंग इन माय अकाउंट ₹10,000 एंड आई एम स्टिल डिपेंडेंट ऑन हिम। बुरा तो लगता है। तो ब्लेस्ड मानता हूँ यार। कल मैं रात को बैठ के सोच रहा था यार कि साला मैं जब आया था, मैं यहाँ पे 3 महीने में बस पैसे नहीं थे तो मैं दलिया ही खाता था। मतलब 3 किलो 4 किलो दलिया मैंने 3 महीने निकाले थे। तो मैं सोचा था यार, मैंने कहा यार भाई यहाँ आ गया हूँ यार, जिस दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ खिचड़ी खाई है दिल्ली यहाँ पे ना। रूम पे, पूरे दिन ऐसा हुआ था। उस दिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, तबीयत खराब थी, तो 2 काम हुए थे। दिन भर कपड़े धोए थे, फिर मेरा रूममेट आया, कहता मैस बंद है आज। मैंने कहा क्या करे, मैगी बना। फिर सोचा नहीं मैगी अनहेल्दी होती, खिचड़ी बना। वो खिचड़ी देखी तो अरे यार घी खत्म हो गया था, अभी कौन जाए तेल खरीदने। ठीक है घी अभी घर से ले आएंगे, अब ये काम करते आज मैगी बना लेते। मैगी लेके आए, मैगी बनाई, दोनों ने खाई, सो गए। फिर उठे, फिर मैं गया छत पे, कपड़े वपड़े डाले, 6:30 बजे तक बैठा था छत पे। फिर मन नहीं कर रहा कुछ करने का। 7 बजे फिर बाउंड्री के वॉल के पास खड़ा था, मेरे कॉल आता है दोस्त का, तो भाई डिप्टी कलेक्टर बन गया। जाओ यार, ये बात है कैमरा वाली है, इसका रखो, क्योंकि मैं रिएक्शन ऑनेस्ट नहीं दे पाऊंगा ना। मेरा रिएक्शन डबल सुनने के बाद मैं सेम रिएक्शन नहीं दे पाऊंगा। ऋषभ भाई, रिजल्ट मूवमेंट के बारे में बताओ यार। जब रिजल्ट आया, हाउ वाज द फीलिंग, क्या हुआ था, मतलब कैसे आया, तो कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे? मैं यार उस दिन मतलब डेली लाइब्रेरी जा रहा था उसके एक दिन पहले तक, पर मेरी तबीयत बहुत खराब थी, जुकाम था मुझे। तो उस दिन ऐसा था कि मेरा लाइब्रेरी जाने का मन नहीं था। और ऐसा होता है ना कि वन ऑफ दोज डेज जहाँ बहुत लो फील करते हो, पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं करता कि आज कुछ भी हो, आज पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे दिनों में क्या है, थोड़ा ग्राउंडेड होके कुछ घर का काम करना चाहिए। वो अब सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने की आदत थी, तो उसमें मैंने ऐसा पढ़ रखा था कि जिस दिन ऐसा हो तो उस दिन अपने सारे पेंडिंग काम कर लो, घर वालों से बात कर लो, ऐसी चीजें कर लो जिससे आपको लगे कि हाँ ठीक है सब। तो मैंने क्या, सुबह से 2 बार मम्मी से बात कर ली थी, 2 बार अपनी बहन से, मेरी बहन पुणे में रहती है, तो 2 बार बहन से बात कर ली थी अपनी। और दिन भर कपड़े धोए, ठीक है, सारे जो हफ्ते भर के कपड़े थे, मेरी बेडशीट्स थी, सब धो दिया था। ठीक है। और दोपहर में 12:30-1 बजे करीब मेरा रूममेट आता है, कहता है भाई आज मैच बंद है, कुछ खाने के लिए देखते हैं। क्या करें, गए दोनों, 4 पैकेट मैगी के लेकर आए, मैगी बनाई, मैगी खाई दोनों ने, और आधे घंटे के लिए लेट गए क्योंकि तबीयत मेरी वैसे भी ठीक नहीं थी, सो गया। फिर उठाऊं शाम को, छत पे गया, देखे कपड़े वपड़े सूखे के नहीं, तो 5 बजे से फिर छत पे ही खड़ा था, बाउंड्री वॉल के पास, सनसेट देख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर से एक बार बहन को कॉल कर लिया है कि आज बहुत बुरा लग रहा है। हाँ। मेरी बहन भी बोल रही है कि आज इसका 3 बार कॉल आया, आज इसको बहुत बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है। फिर उससे बात हुई, 15 मिनट लगभग उसके बाद, मेरी बहन से जो बात हुई उसके 15-20 मिनट बाद मैंने फोन कट किया। मैं वहीं वैसे ही खड़ा था लाइव, मतलब अपने बाउंड्री वॉल के पास, और मेरे फ्रेंड का कॉल आता है, लाइब्रेरी में साइड में बैठता हूँ, भाई तू डिप्टी कलेक्टर बन गया। तो जब उसने ये बोला तो मेरी तबीयत खराब थी, मैंने उससे पहला शब्द जो बोला है वो ये, भाई आज मजाक मत करो। आज ऑलरेडी मूड खराब है मेरी और दिमाग बहुत खराब है। सही है। तो ऐसे क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं, जब आप इंटरव्यू देते हो तो आसपास आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, वो यूजुअली आपको साहब, अरे डिप्टी कलेक्टर साहब, ऐसे करके टीज करते हैं, बुलाते हैं, थोड़ा इंस्पायर भी करता है वो, मतलब ऐसे बुलाते रहते हैं। तो मुझे लगा इट्स वन ऑफ दोस्त, ऐसे ही चल रहा है मजाक, ठीक है। तो मैंने कहा भाई आज मजाक नहीं। तो कहता भाई बिलीव मत कर, मैं लिस्ट भेज देता हूँ। और इतने में मैंने व्हाट्सएप खोला, उसने लिटरली लिस्ट भेजी है। मैंने लिस्ट खोली और पूरे, मैंने सोचा मैं नाम देखूंगा अपना लिस्ट में कि कहाँ है, सर्च करूंगा। मैंने ऊपर देखा, सर्च करने हुए 2nd नंबर पे ऋषभ अवस्थी। मैंने रोल नंबर मैच किया, 30-12-42 वही है कि नहीं, किसी और का ऋषभ का तो नहीं है। रोल नंबर देखा, फिर एक बार मैंने वो मार्क्स वाली लिस्ट खोल के देखी। मैंने कहा मार्क्स कितने, ये और देख लेता हूँ। मार्क्स पूरे देख नहीं पाया था मैं, मतलब कि इंटरव्यू में कितने मेंस है, उसमें मैं कंटिन्यूअसली फोन आने चालू हो गया, पता नहीं किस किस के। फिर मैंने सबके फोन उठाए, मैंने सबसे पहले मम्मी पापा कॉल किया आपने। फिर मम्मी पापा का जो रिएक्शन था वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल, कभी नहीं, पूरी लाइफ में कभी भूल नहीं सकता, सरियल मोमेंट फॉर मी। उसके बाद घर में दीदी लोगों को कॉल किया, सबको बताया। फिर तब से लेकर अभी तक ऐसा है कि कंटिन्यूअसली पॉकेट में फोन रहता है और वो वाइब्रेट होता रहता है, किसी न किसी का फोन आता रहता है। राइट, बट स्टिल दैट वन मोमेंट वो ऐसा था कि शायद वो दिन भी ऐसा था कि मैं ऐसा फील कर रहा था कि अधर में लटका हुआ हूँ मैं,
अगर सिलेक्शन होता है इस बार तो शायद हो जाऊंगा, और अगर नहीं होता है तो 25 का मेंस वापस देना है, फिर 25 के बाद 26 का प्री भी हो जाएगा, क्योंकि मेंस का रिजल्ट अगर लेट हुआ तो 26 का प्री वापस देना। तो मैं फिर उसी साइकिल में रहूंगा, और मैं फिर प्रीलिम्स पढ़ रहा हूँ। तो यही सोच विचार कर रहा था खड़े होकर छत पर, और कंटिन्यूअसली यही सोच रहा था कि चलो कैसे भी करके अभी विल पावर और स्ट्रॉन्ग करनी है, अभी और फाइट करना है और मजे लेने हैं अभी इस जर्नी के। और वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट रिजल्ट आ गया, मतलब ये पूरी चीजें हो जाती सब कुछ चेंज हो गया, और फिर तो लाइफ भी बदल गई धीरे धीरे थोड़ी। अभी फील हो रहा है, मैं आपको वो नजरिए वाली बात बता रहा था जो कि मेरे अंदर तो सब कुछ वैसा ही है, दुनिया का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, आपके आसपास के लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अभी सब चीजें, हर चीज अब सबको ऐसी लग रही है कि मतलब ये बेस्ट है। पहले वो उस चीज का मजाक उड़ाया करते थे। मैं मैथ्स पे अगर फोन में पढ़ रहा रहता था तो सबको ऐसा लगता था कि दिखा रहा है, पर मैं दिखाने के लिए नहीं पढ़ता था, वो इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि टाइम बहुत कम था मेंस में, और पढ़ना बहुत ज्यादा था, और कंपटीशन को कंसीडर करते हुए वही जो एज की बात मैं आपने से कर रहा था कि कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों के ऊपर एक एज डेवलप करनी पड़ती है। राइट, अब जितनी जल्दी आप अपनी एज को आइडेंटिफाई कर लोगे आप कर जाओगे, और अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर वही फिर से प्रीलिम्स, फिर से मेंस। और इसका मेरे को लूप बड़ा गंदा लगता है यार, व्हेन यू कंपेयर इट विद सीए एग्जाम। तो सीए एग्जाम में ऐसा ना कि आपने फर्स्ट फेज क्लियर कर लिया तो आप सेकंड दोगे, इसमें साला आप इंटरव्यू में भी एक नंबर से भी रहे हो, आप वापस प्रीलिम्स पे ही दोगे, और ये बहुत पेनफुल होता है। पे बैठा हुआ सांप अगर काट जाए वापस जीरो पे है, वापस से जीरो, रीस्टार्ट। बहुत पेनफुल प्रोसेस है यार ये। आपकी प्री मेंस इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी जानना है मेरे को। उसके पहले एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मुझे आपसे लगा कि हमने पहले शशांक भाई से बात की, शशांक त्रिपाठी, ही इज डीएसपी, अभी 24 में सिलेक्ट हुआ है, एंड ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट टॉपर आई एवर टॉक्ड विद। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हुआ उनके साथ में। उन्होंने मेरे को एक सजेस्ट की है बुक, डेविड गॉगिंस की, कांट हर्ट मी। आई रेड इट, कांट हेल्प मी, हर्ट मी, कांट हर्ट मी, और बहुत बेहतरीन बुक है। मतलब मैंने अपनी माइंडसेट में बहुत शिफ्ट महसूस किया है, फील किया है। आप कौन सी किताबें पढ़ते थे सेल्फ हेल्प? मैं देखो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता था, तो मैंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी है, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। मतलब वो लाइफ टर्न करने वाली बुक है इंसान की। इसके अलावा एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी हुई है मैंने, इंजीनियरिंग बाय सदगुरु। और इसके अलावा जो मुझे एक बहुत अच्छी बुक लगती है, वो सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, पर वो मैंने लेटेस्ट पढ़ी हुई है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। रिजल्ट के एक दिन पहले तक मैं वही बुक पढ़ रहा था, फाउंटेन हेड, द फाउंटेन हेड। ओके, तो मतलब फाउंटेन हेड ऐसी बुक है ना कि उसका जो मेन कैरेक्टर है बड़ा इन्फ्लुएंस करेगा, और आई थिंक इन रियलिटी कोई भी वो मेन कैरेक्टर के नजदीक भी नहीं जा सकता है। उतनी ओरिजिनलिटी और जो क्रिएटिविटी उसमें दिखाई गई है, इट इज इम्पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड। मैंने ये नहीं पढ़ी है लास्ट वाली, मैंने इसके अलावा फाउंटेन हेड इज वन ऑफ द बेस्ट यार। और मेरे को लगता है ये मैं अपने लाइब्रेरी में भी जब मैं एस्पिरेंट से मिलता हूँ मैं उनको रिकमेंड जरूर करता हूँ, और मेरे पास में करीब 80-100 के आसपास बुक्स है मिनिमम। तो मैं जब भी किसी कोई अगर एस्पिरेंट में से मिलना चाहता है और आता है, हम बैठते हैं, तो मैं उसको एक बुक गिफ्ट कर देता हूँ। और मैं हमेशा सबको रिकमेंड करता हूँ कि यार पीएससी के सिलेबस के अलावा ये सब पढ़ो, ये हेल्प करता है आपके माइंडसेट बिल्डिंग में। बहुत बुक्स पढ़ी हैं यार, विंग्स ऑफ फायर, गांधी जी की माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये शशि थरूर की पैक्स इंडिका, नॉन फिक्शन, फिक्शन, हिंदी, इंग्लिश, जो मुझे उस समय मन कर जाता था पढ़ने का। जैसे अभी मेरा लेटेस्ट, जो मेरा मेंस के बाद जो मेरे पास फ्री टाइम रहा ना इंटरव्यू तक बीच वाला, तो उसमें मुझे हिंदी लिटरेचर में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। तो मैंने उस समय गोदान ले ली, गबन ले ली, गुनाहों का देवता भी पढ़ ली, वो जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है गुंडा, तो उसमें जितनी कहानियां थी, प्रेमचंद का कहानी संग्रह है प्रेम मंजूषा, वो भी पूरा पढ़ लिया। तो हिंदी नॉवेल्स में मुझे बड़ा मजा आ रहा था अभी, तो बहुत सारी हिंदी नॉवेल्स पढ़ ली। और अभी आगे भी मेरी पूरी लिस्ट है जो फ्री टाइम में मुझे वो पढ़नी है। और इंग्लिश की जो अभी मैं नेक्स्ट टारगेट कर रहा हूँ, वो मैं सोच रहा हूँ कि एक वो बुक है यार, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। इट्स अ गुड बुक, मैंने भी पढ़ी है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी अब वो पढूं। पहले मैंने एक बार पढ़ी हुई है, पर थोड़ा एज कम थी, तो मतलब थोड़ा समझ कम पाया था मैं उसको। तो अब मैं सोच रहा हूँ उसको रीड करूंगा एक बार। और मुझे जो पहली बुक थी, मैंने जो पहली बुक पढ़ी थी, द अल्केमिस्ट, इट्स इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया बुक है वो, बहुत बढ़िया बुक। वो एक ऐसी बुक है जो सेल्फ हेल्प बुक भी है, और एट द सेम टाइम वो स्टोरी भी है, फिक्शन भी है वो, बट वो सेल्फ हेल्प बुक है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे ना, और उसका एक सिंपल सा वन लाइनर है, उसका जो क्रक्स निकलता है वो ये कि आप पूरी दुनिया में वो खजाना पाने के लिए दौड़ते हो, भागते हो, वो खजाना आपके अंदर ही छुपा है। आप कांट हर्ट में भी ऐड करो। और उसकी मेरे को बेस्ट चीज पता है क्या लगी उसका माइंडसेट के बारे में, कि वो बोलता है मैं रोज 25 किलोमीटर दौड़ूंगा,
हाँ। और जिस दिन बर्फ गिरेगी उस दिन 50 किलोमीटर दौड़ूंगा। मतलब लुक एट द माइंडसेट, जिस दिन प्रॉब्लम है, जिस दिन आपका मूड खराब है, जिस दिन आप नहीं कर पा रहे हो, उस दिन आप डबल परफॉर्म करोगे और वहां आप अपने दिमाग को बीट करते हो, अपने मन को बीट करते हो। ये और काम मैंने करते बुक नहीं पढ़ी थी, पर ये हाँ, मैं मेंस में तो करता था। ओके। ऐसे करता था कि जिस दिन बारिश हो रही है उस दिन तो मैं पक्का टेस्ट देने जाऊंगा। पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्योंकि उस दिन बाकी बच्चे टेस्ट देने नहीं जाएंगे। हाँ। और दूसरी ये कि जो आंसर मुझ पे बन रहा है वो तो मैं अच्छे से लिखूंगा, पर यदि कोई आंसर ऐसा है जिसका मेरे पास कंटेंट कम है तो फिर मैं वो और अच्छे से लिखूंगा। वो मैं इतना अच्छे से लिखूंगा, इतना अच्छे से प्रेजेंट करूंगा ना कि मतलब देख के इंसान को लगे कि मार्क्स दे दो इसको। सही है। रोज सुबह से आके इधर ही चाय पीता था मैं। इसकी भी बढ़िया है चाय यार। हाँ अच्छी है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है? क्या? ये इस रो की चाय बजट में है। 5 रुपए वाली है। 5 रुपए वाली उधर 7 है ना सबसे। उधर 10 हो गई हाँ है। 7-8 चल रहा है। 10 हो गई है। चाय चौक और सामने वो है ना चाय चाट, 10 की कर दी क्या की कर दी उनने। 10 से तो ज्यादा हो गई यार। 10 की चाय तो नहीं आएगी पीने में। और पता है मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की खुद भी और आसपास देख के। भोलाराम में जब बच्चा रहता है ना तो उसके लिए ये सब चीजें मैटर करती है कि 5 की चाय पी रहा है वो या 10 की डेली पी रहा है। सही है। और मतलब हर चीज मैटर करती है यार उस समय। आपको बजट कंस्ट्रेंट तो होते हैं ना यार। आप घर से एक लिमिटेशन पे ले सकते हो। अब आप चाय का ही अगर 500-700 हज़ार रुपए अगर चाय में लगा दोगे तो मुश्किल हो जाएगा ना मंथली बजट पूरा। कि अपन के पास अमाउंट लिमिटेड है, अब उसमें हमें एक्सप्लोर करना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं पढ़ाई, चाय और खाने के अलावा। अब सही 3 चीजें तो बेसिक हैं कि लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, रूम का रेंट देना है और मेस का पे करना है। अब इसके बाद आपके पास जितना बच रहा है उसमें 2 चीजें करनी है। आपको अपने लिए कपड़े भी खरीदने हैं और थोड़ा बहुत अगर आप घूमने फिरने का शौक रखते, कहीं जाने का शौक रखते हो तो वो भी उसके लिए आपको पैसा बचाना है। सही है। लाइब्रेरी का माहौल ने हेल्प किया आपको पढ़ाई में, सेल्फ डिसिप्लिन होने में? मुझे लगता है जो एक मेरा जो आपको बता रहा था मैं प्री मेंस और उसके वो उसका जो प्रीलिम्स का मेरा जो इफेक्ट रहा है ना, क्योंकि मैंने 2 प्रीलिम्स घर से दे दिए थे और उनमें मेरा नहीं हुआ। जो तीसरा प्रीलिम्स में इधर आया और मैंने मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट होके उस समय मैंने सब छोड़ के पढ़ाई की, तो उसका मुझे और इंदौर आने का एक सबसे बड़ा रीजन भी यही था। घर पे मैं शायद घर के मैटर्स में इतना उलझा हुआ था या जो मेरा फोकस था वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए घर से उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो मैं जब इधर इंदौर आया और मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की तो एक फोकस होता है, मतलब ओवरऑल हमें समझ में आता है कि हमारे आसपास के बच्चों को हम देखते हैं कि कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं और सोर्सेज भी पता चलते हैं इनमें कि वो बच्चे हैं कुछ ऐसे, मतलब ऐसे क्राउड होता है जो इंसान को डिमोटिवेट करता है। बट एक बात ये भी सही है कि उसी क्राउड से हमें कुछ सही चीजें पता चल जाती है कि कौन सी बुक सही है, कौन सा सोर्स सही है। क्योंकि भले ही किसी के मल्टीपल फेलियर्स हुए हो पर उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी तो वो आपको बता पाएगा कि यार ये बुक सही, इस बुक में थोड़ा कंटेंट ठीक है, इस बुक में कंटेंट खराब है, ये वाली पढ़ लो। तो एक वो एटमॉस्फेयर होता है। दूसरा, आप जब ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हो तो जैसे प्रीलिम्स के समय ना रात को ऐसा करते थे हम 2-3 घंटे बैठ के लाइब्रेरी के जो साथ में हमारे सेम एज ग्रुप के बच्चे होते थे करंट अफेयर्स पढ़ लेते थे और स्ट्रिक्टली हम पढ़ते थे उस समय, कुछ ट्रिक्स बना के चीजें याद कर लेते थे। तो वो फिर ना जब वहाँ क्वेश्चन आता है तो उस ट्रिक के साथ वो क्वेश्चन का आंसर याद आ जाता है और वो मुझे लगता है मुझे तो बहुत हेल्प किया है ओवरऑल। मुझे तो हर चीज जब से मैं इंदौर आया हूँ ना तो ओवरऑल जो मेरा रूम में रहा है, रूममेट्स रहे, फ्रेंड्स रहे, लाइब्रेरी रही, हर चीज ने बहुत हेल्प किया है मुझे। जो भी स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई वो एकदम वो जिग्स ऑफ इट की तरह मैंने बोला आपको, सही पढ़ते गए सारे पासे। तो लाइब्रेरी से ये है ना कि आपके आसपास कंपटीशन दिखता है कि यार सब मेहनत कर रहे हैं, आपने बड़ा होगा। रीजन ये है लाइब्रेरी का जो मेरे उसमें दिख रहा था आसपास, कितना पढ़ने वाले बच्चे, कितनी मेहनत करने वाले बच्चे हैं, इनसे तो हम क्या कर रहे हैं। पॉजिटिव कंपटीशन तो फील हो जाता है। पॉजिटिव प्री की स्ट्रेटेजी बताओ यार, क्योंकि ऑफ कोर्स यू क्रैक्ड इट, रैंक 2 हो आप, तो एस्पिरेंट्स के मन में इंटरेस्ट होता है कि यार एक बार पता लग जाए कि इन्होंने रैंक 2 लाई कैसे है। प्रीलिम्स की आपकी स्ट्रेटेजी बताओ, कैसे क्रैक किया? प्रीलिम्स की देखो मुझे ये समझ में आ रहा था कि मैंने पढ़ा तो हुआ है, मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, पर मुझे फैक्ट्स याद नहीं होते थे। मुझे मतलब जो रटने वाली बात होती है ना, जो बहुत सारी डेटा रटना पड़ता है, तो वो नहीं रटाता था। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए एक काम किया था कि मेरा पूरा जो रूम है, आप अभी वो रूम देखोगे तो अभी भी उसमें चारों तरफ स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं। ओके। पूरे लगभग पूरा एमपी मेरे रूम पे स्टिकी नोट्स में लगा हुआ है कि कौन सा विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो किस ईयर में बना है, किसकी कंपनी की हेल्प से बना है, किस कंट्री की हेल्प से बना है, ये कितना इससे किस रिवर से इसका पानी आता है। और बहुत छोटी छोटी हैंड राइटिंग में ऐसा लिखा हुआ है कि सिर्फ मुझे ही समझ में आता है और किसी मेरे रूममेट्स को भी नहीं समझ में आता कि एक्चुअली लिखा क्या है, क्या एग्जैक्टली लिखा हुआ है।
पूरे रूम में स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं, हम्म। वॉशरूम में स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं। वॉशरूम में स्टिकी नोट लगाया। वो मुझे लगता है पता है, सुबह उठकर ना हम्म। जो आधा एक घंटे का टाइम होता है सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो जो सबसे ज्यादा याद करने वाली चीजें होती है ना, उस समय अगर पढ़ी जाए हम्म। तो बहुत अच्छा रहता। तो मैं ब्रश करते करते हम्म। वो बजट का डेटा, मेंस के समय मैंने ये किया था कि बजट का जो डेटा है और इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है वो मल्टीपल आंसर्स में मल्टीपल तरीके से आप यूज कर सकते हो उसको, हम्म। और सिर्फ एक पेपर में नहीं, अलग अलग पेपर्स में आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं। हम्म। तो उस डेटा को यूज करने के लिए मैंने क्या किया था कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे लगा कर रखा था, रोज Okay. सुबह उठकर पढ़ता था वो हम्म। कि किस स्कीम को कितना अलोकेशन हुआ है, हम्म। किस ठीक है। स्कीम में क्या प्रोविजन है, हम्म। इस स्टेट को इतना अमाउंट मिला हुआ है, इस डिपार्टमेंट को इतना अमाउंट मिला हुआ है, और वो चीज फिर आप अपने मेंस के आंसर में लिखो हम्म। और रिकॉल, एक्टिवली रिकॉल, सबको मतलब कॉन्शियसली उसको रिकॉल करके लिखो कि लिखा, तो अल्टीमेटली वो आपकी हैबिट बन जाएगी। और जब इतनी बार आप उसको रिवीजन कर लोगे, मतलब हम अगर बुक से रिवीजन करें तो 2 या 3 बार कर सकते हैं, हम्म। पर यदि चारों तरफ स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं और आप उसको कॉन्शियसली बार बार पढ़ रहे हो, जैसे मेरा शेड्यूल रहता था कि जितनी बार मैं गेट खोलूंगा अपने रूम का, हम्म। गेट पे लगे हुए सारे स्टिकी नोट्स पे रिवाइज करूंगा, ओके। फिर गेट जब बंद करूंगा तो जो साइड में लगे हुए हैं वॉल पे उनको पढ़ूंगा, है ना, और जब रात में सोऊंगा तो जो मेरे बेड में पैर की तरफ लगे उनको पढ़ूंगा। हम्म। सुबह जब उठकर मतलब पूरा तैयार होने का जो प्रोसेस रहता था, हम्म। हम क्रीम लगा रहे हैं या कुछ भी, तो उस समय मेरा रहता था कि जो सामने लगे हुए हैं आईने के चारों तरफ हम्म। उनको एक एक बार पढ़ लूंगा, जिसमें एमपी हिस्ट्री लगी हुई थी मेरी, हम्म। कि एमपी की जितनी भी रियासत रही हैं उनके फाउंडर्स रहे हैं, उनके मेजर रूलर्स रहे हैं, हम्म। वो एक बार देख लिया। तो ऐसे करके ना एक चीज को मल्टीपल टाइम्स देख लिया था मैंने, ठीक है। तो फिर मुझे फाइनली फैक्ट याद होने चालू हो गए। सेम चीज थी मेरी लाइब्रेरी की सीट पे, मैंने उसकी फोटो भी डाली है इंस्टाग्राम पे। लाइब्रेरी की पूरी सीट पे मेरे स्टिकी नोट्स लगे हुए थे। अभी जिस लाइब्रेरी में था वहां भी सेम चीज थी मेंस के लिए। हम्म। और वो जो सारे फैक्ट है ना जो प्रीलिम्स में आप याद करोगे, वो कहीं ना कहीं मेंस में पूरे हेल्प करेंगे। सबको यूज करो मेंस, कुछ अलग नहीं है वो। प्री की यूनिट वाइज कुछ बताओ। यूनिट वाइज का ये था मेरा कि एक यूनिट के लिए मैं एक ही बुक रखता था और उसी बुक के मल्टीपल रिविजन्स करता था। जैसे मैंने एमपी के बताया, एमपी की जो 2-3 यूनिट है वो पूरी मैंने परीक्षा आराम से कवर की थी, ठीक है। इसके अलावा जो यूनिट 6 है, इकोनॉमी वाली यूनिट है, उसके लिए मैंने किसी बुक का हेल्प नहीं लिया था, पर उसमें क्या था, एमपी की जो इकोनॉमी है वो उसमें कुछ पार्ट तो परीक्षा धाम में ही पढ़ लिया था उसका। इसके अलावा जो उसका लेटेस्ट डेटा होता है, तो मैंने आपको बताया था कि नैया पार वाले जो सारे अपन की वही बात चल रही थी वहाँ, कि अरविंद सर का 1-2-2.5 घंटे का यूट्यूब पर फ्री वीडियो रहता है, तो उसको मल्टीपल टाइम्स देख लिया और उसके नोट्स बना लिए, क्योंकि जो यूनिट 6 है उसका करंट से बहुत लिंक क्वेश्चन आते हैं, तो या तो वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस यूनिट में जितना पढ़ रहे हो उसको बार बार रिविजन करो कि जो मेजर पोर्शन है वो आप पे बन जाए। फिर करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी और एग्जामपीडिया 2 बुक्स, एक इंडिया के लिए एक एमपी के लिए, और जो उसके अलावा जो आईसीटी है, तो आईसीटी के लिए मैंने निर्माण की जो बुक होती है वो पढ़ी है। पर निर्माण की नोट्स की एक प्रॉब्लम है कि बहुत बल्की है, बहुत ज्यादा कंटेंट दिया हुआ उसमें, तो उसमें आपको ये देखना है कि पीवाईक्यू से आइडेंटिफाई करो कि कौन सा पोर्शन पूछा जा रहा है, और फिर उस पोर्शन को आप बार बार पढ़ो और उस पोर्शन को ऑन द टिप्स कर। जैसे कंप्यूटर की जनरेशन है, ठीक है, आईपी एड्रेस है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बार बार पूछे जाते हैं। और इसके अलावा यदि कुछ पूछा जा रहा है ना, तो वो पूरे क्राउड में किसी पे नहीं बनेगा, क्योंकि वो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं, आउट ऑफ जाता ही है कि वो किसी पे नहीं बनते, तो फिर क्या पॉइंट है उसके पीछे पढ़ने का। पीएचडी थोड़ी करनी है हमें, तुक्का ही लगाना है आपको। उसमें तो पता है कि वो तुक्का लगाना ही है, तो कम से कम जो क्वेश्चन पता है कि ये आने वाला है इसी टॉपिक से आएगा, जैसे सेल्फ एसडीजीज है, तो पता है एसडीजी से एक क्वेश्चन आएगा ही, तो उनको ऑन द लिप्स ऑन द टिप्स करो आप। मतलब यूनिट 9 में और करंट अफेयर्स में उतना टाइम बर्बाद करने से बेटर है कि आप सारे नेशनल पार्क्स याद कर लो एमपी के अच्छे से, जीआई टैग सारे याद हो आपको, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बहुत अच्छे से याद हो कि वहां से क्वेश्चन आया तो आंख बंद करके आप टिक कर दो सही, क्योंकि आना ही है। पॉलिटी के सारे आर्टिकल्स अच्छे से याद हो, आना ही है एक आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक आना ही है। जब इतना क्लियर है प्रीलिम्स का, एक एक क्वेश्चन यहाँ से फंसना ही है, और ये चीज मैंने 2024 में ही आइडेंटिफाई की और उस पर मैंने वर्क किया था, जिसने मुझे रिजल्ट दिया। इसके अलावा मैंने जो एक और चीज की थी वो किया था, सारे पीवाईक्यूज लगाए थे, सिर्फ सिविल अपना ये स्टेट सर्विस एग्जाम के नहीं, इसके अलावा एमपीपीएससी जितने भी एग्जाम्स लेती है सबके पीवाईक्यूज लगाए गए थे। टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेलेबल था, उससे लिए थे, और फिर अलग से भी पेपर्स निकाले थे। जैसे एपी का हिस्ट्री वाला पेपर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सारे मिल जाए, काफी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एक तो, और अगर रिपीट ना होना तो मिलते जुलते कहीं उसके आसपास सेम क्वेश्चन बन जाते हैं। और हर यूनिट की मेरे पास अलग एक एमसीक्यू बुकलेट थी। मार्केट में बहुत सारी कोचिंग्स देती हैं
एमसीक्यू बुकलेट्स, अब वो बुकलेट लो और वो बुकलेट को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करो। भले ही एक बार कर पाओ पर इतने एमसीक्यूज लगा लो कि हर यूनिट के आप मोर देन सफिशिएंट एमसीक्यूज लगा चुके हो। और फिर आता है एफएलटी का। प्रीलिम्स के 1 महीने पहले से आपको, जैसे प्रीलिम्स के दिन आप टारगेट कर रहे हो कि 6 बजे उठना है, तो प्रीलिम्स के 1 महीने पहले से आप 6 बजे ही उठो। और 10 से 12 का जो आपका सबसे एक्टिव टाइम रहने वाला है ब्रेन का, कि हमें उस समय चाहिए हमारा ब्रेन 100% बिल्कुल परफॉर्मेंस दे, तो आप 1 महीने पहले से अपने ब्रेन को ये आदत डाल लो कि भाई 10 से 12 तुझे 100 एमसीक्यू लगाने, तो आप डेली लगाओ। ये मैंने 2024 के प्रीलिम्स में किया है, 25 के में भी किया था। ठीक है, 25 वाला भी क्रैक हुआ। हाँ, 25 वाला हो गया था, अभी है 25 का मेंस, अब तो देना नहीं है। मुझे ये लगता है, ये बिलीव करता हूँ मैं कि यदि आप वो एक हायर फॉर्म, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसमें बिलीव करो, तो लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। ये सब सेल्फ बिलीव वाली बातें हैं कि आप अगर उसमें बिलीव कर रहे हो तो फिर तो हर चीज खराब है, फिर होगी, फिर तो बिल्ली रास्ता काट गई, उसमें भी मानो। सही है। चलो मेंस की बात पे आते हैं। हाँ। भाई विजय भाई, मेंस की आपकी स्ट्रेटेजी बताओ, पेपर वाइज कैसे क्रैक किया मेंस? और ये पहला मेंस आपने क्रैक किया? हाँ, पहला मेंस था, मतलब पहला मेंस ही पहला था। तो मेरा जो मेंस का था मेजरली ये फोकस था कि मैं सारे जो भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि सिलेबस में बहुत क्लियरली मेंशंस है हर टॉपिक, और पता है आपको किस टॉपिक में कितना पढ़ना है, तो वो सारे टॉपिक्स की आपकी ऑलमोस्ट एक रीडिंग हो जाए और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाए, कि आप जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी के हैं, एल नीनो, ला नीना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और जो सारे इंडिया के माउंटेन्स हैं, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया है, हिस्ट्री की जो कहानियां हैं, कुछ हिस्ट्री के जो ईयर्स हैं, ये बैटल के रीजंस क्या थे, इनके डाउनफॉल के रीजंस क्या थे, ऐसी चीजों में आप लैक ना करें, कि ऐसी चीजें आपको रटने की जरूरत ना पड़े कि मराठाओं के पतन के कारण क्या थे, तो आप उसे अंडरस्टैंडिंग से लिख सको कि मराठाओं के पतन के कारण ये थे, उसमें रटने की जरूरत ना हो आप। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि मतलब बैटल ऑफ पानीपत हो गया, ये तो आप उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग से लिख सको, सिर्फ आपको उसकी डेट याद करने की जरूरत हो, उसके बाद आपको आगे पीछे का सब कुछ पता हो। ठीक है, ये हो गया अपना नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये 3 महीने में या प्रीलिम्स से मेंस के बीच में डेवलप नहीं की जा सकती, ये आपका प्रिपरेशन का पार्ट है, और ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो मुझे थी, ये मेरा भी प्रिपरेशन का ही पार्ट था। जो मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी हुई थी, जो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हुई थी, ये सारा उससे ही आ रहा था। अब क्योंकि मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी, तो मेरे पास सिलेबस था, और सिलेबस में टॉपिक वाइज चीजें मेंशन थी, तो मैं ज्यादा इस चीज पे मैंने डेवलप नहीं किया था कि मैं एक एक चीज पे पीएचडी कर लूं, पर मैंने इस चीज का ध्यान दिया था कि हर एक टॉपिक के लिए मेरे पास एक 10 मार्कर जितना कंटेंट हो, कि जब किसी टॉपिक पे एक 10 मार्कर लिखने आए तो मैं उस पर 10 मार्कर लिख दूं। जब 10 मार्कर का कंटेंट होगा तो आप उसको ऑटोमेटिकली 7 मार्कर और 2 मार्कर में कन्वर्ट कर लोगे। 2 मार्कर में क्या, 2 या 3 फैक्ट देने हमें किसी चीज के बारे में, और वो काफी हद तक प्रीलिम से कवर हो जाते हैं 2 मार्कर्स हमारे। तो सारे टॉपिक्स को ऐसे ही कवर किया था कि ओवरऑल सबकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, और जिन डेफिनेशंस को याद करना है, कि जैसे करप्शन की डेफिनेशन, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई है, और अगर आप वो अपने आंसर में डालोगे तो आंसर अच्छा दिखेगा। सोशियोलॉजी की टर्म्स हैं, थिंकर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है, तो आप ट्राई करो कि एटलीस्ट एक थिंकर के अकॉर्डिंग आप अच्छी डेफिनेशन पढ़ लो। हर टॉपिक की एक डेफिनेशन एक थिंकर के हिसाब से आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एक थिंकर के हिसाब से जो उन्होंने टाइप्स दिए हैं, किसी के कॉजेस दिए हैं, जैसे सोसाइट के टाइप्स हैं, एमिली डर्कीम के द्वारा दिए गए हैं तो वो बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस है ना, वो आयोग को भी पसंद है, क्योंकि वो आप देखोगे ग्रेजुएशन के जो क्वेश्चन, जो सोशियोलॉजी ग्रेजुएशन में आता है या एंटरप्रेन्योरशिप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स में आता है, वही क्वेश्चंस वहां भी आए हुए हैं। 20 प्रश्न में आप देखोगे तो वो 20 प्रश्न जो आती हैं ग्रेजुएशन, उनमें वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप उधर से आइडेंटिफाई करो उन चीजों को कि यार ये थिंकर्स फेमस हैं, तो इनकी डेफिनेशंस तो हमें याद होनी ही चाहिए। राइट, ठीक है। अभी ये हमारे टॉपिक वाइज हो गया कि हर टॉपिक पे कंटेंट डेवलप कर लो। फिर इसके बाद जो मेरी एक अच्छी चीज थी कि मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता था, और फिर जब मैं शॉर्ट नोट्स मेरे सारे बन जाते थे, ऑलमोस्ट 4 से मतलब ऑलरेडी 6 पेपर के, हिंदी के भी मेरे पास सारे शॉर्ट नोट्स हैं, पूरे 6 पेपर के मैंने सारे शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, और पेपर के एक दिन पहले भी मैंने वही शॉर्ट नोट्स सारे रिवीजन किए थे, और पेपर के जो समय था मेरा टेस्ट देने जाता था उस समय, तो मैं वो सारे शॉर्ट नोट्स बार बार पढ़ता था। अब इसमें एक चीज समस्या वाली ये हो गई थी कि सिलेबस चेंज हो गया था 2024 में, तो मेरे जो शॉर्ट नोट्स मेरे पुराने काम आए थे वो सिर्फ हिस्ट्री के काम आए थे, ज्योग्राफी के काम आए थे और पॉलिटी के काम आए थे। बाकी जो सारा सिलेबस था उसके मैंने नए शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ठीक है, पर शॉर्ट नोट्स बनाने से एक बहुत अच्छी चीज ये हो गई थी कि मुझे पता था मुझे कैसे आंसर लिखना है।
जब मैं आंसर लिखने बैठता था तो मैं वही जो मैंने शॉर्ट नोट्स में बनाया हुआ रहता था, मेरा जो पैटर्न बनाया हुआ था या मैं जो स्कीमेटिक या फ्लो चार्ट बनाता था, एज इट इज अपने आंसर में कॉपी कर देता था, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स उसी फॉर्मेट में बनाता था जिस फॉर्मेट में मुझे आंसर लिखना है। नाइस। सबसे चैलेंजिंग पेपर कौन सा लगा आपको पीएससी का? मुझे सबसे चैलेंजिंग पेपर था हिंदी और निबंध, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्पेलिंग इंग्लिश मीडियम से होने में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं लिख नहीं सकता था, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती थी, क्योंकि बहुत बारीक, हम जैसे कुछ देखेंगे ना, हिंदी की बहुत स्पेसिफिक बारीकियां होती हैं, आप क्या कुछ बिंदी नहीं लगा रहे हो तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है कई बार, तो ऐसी छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा एक रहता है हिंदी में शिरो रेखा का, तो स्पीड का भी एक इशू आता है, हिंदी में थोड़ी स्पीड कम हो जा रही थी मेरी, तो निबंध के पेपर में 2 निबंध और फिर जो फॉर्मेट्स आते हैं वो लिखना मेरे लिए नहीं हो पा रहा था पॉसिबल उतने टाइम, क्योंकि पहला जो निबंध होता था 1000 शब्दों का, तो उसमें मुझे बहुत टाइम लग जाता था। तो अब उसमें मेरे पास ये था कि मुझे उस एक गिवन टाइम पीरियड में 90 दिन के मुझे 2 स्किल डेवलप करनी थी। एक तो ये कि मैं निबंध लिख लूं हिंदी में उतना अच्छा कि मतलब एक वो मोतियों की माला जैसा हम कहते हैं, जैसे मैंने रवि कुमार सिन्हा की कॉपियां देखी थी, यूपीएससी टॉपर है वो, तो उनकी मैंने एसेस पढ़े थे और उस ऐसे से मैं बड़ा इंस्पायर होता था कि यार ऐसा ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है। तो उनका ऐसा लगता था कि शुरुआत से अंत तक बिल्कुल एक मोती की माला की तरह है, मतलब जहां शुरू हो रहा है उसी बात पे कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है और बिल्कुल आपकी लिंक नहीं टूट रही है। ठीक है। तो एक ऐसा कहीं ना कहीं वो एक माइंड में रख के चल रहा था कि ऐसा ऐसे लिखना है मुझे भी। अब उसके लिए क्या करना था मुझे कि 2 चीजों पे काम करना था, एक तो वो लिखने की स्किल आ जाए और दूसरा मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। ठीक है। तो मैंने शुरू किया, पहले मैंने ये देखा कि क्या मैं हिंदी में 7 से 8 या 8 से 10 पेजेस लिख सकता हूँ। तो मैंने जो पहला निबंध लिखा था वो मैंने बहुत सिंपल टॉपिक पे लिखा था, मेरा सपना। ओके। और मैं अभी जैसे बस बच्चे पूछते हैं इंग्लिश मीडियम वाले कि निबंध कैसे लिखना चालू करें, तो मैं यही बोलता हूँ कि बहुत जाना पहचाना टॉपिक हो, तुम्हारा नाम हो, तुम्हारे मम्मी पापा हो, मेरा परिवार, ऐसे किसी टॉपिक पे 5-6 पेज लिख के देखो, बेसिक एटलीस्ट लिख तो पा रहे हैं हम 5-6 पेज। तो मैं मेरा सपना पे 7 पेज लिख के आ रहा है। मैंने उसमें अपने लिए ये नहीं रखा था टाइम लिमिट कि इतने टाइम में लिखना है, वर्ड लिमिट नहीं रखी थी कि इतने वर्ड में लिखना है, सिर्फ लिख रहा था और मैं 7 से 8 पेज अच्छे से लिख गया था। तो मुझे ये समझ में आया कि लिख तो मैं सकता हूँ और अच्छा लिख सकता हूँ, अब बस मुझे इसको सोशल जो टॉपिक्स होते हैं उसमें वो करने की जरूरत है, चेंज करने की। फिर मैंने जो, क्योंकि अच्छा है सिलेबस में ऐसे के टॉपिक्स भी अच्छे से मेंशन है, तो वहां से एक टॉपिक उठाया और खुद से लिखना चालू किया, पर खुद से उतने ज्यादा थॉट्स नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने वहां चैट जीपीटी की सहायता ली। चैट जीपीटी से मैंने बोला भाई 2000 शब्दों में इस टॉपिक पे ऐसे बना के दे, और ऐसे बड़ा रियलिस्टिक सा, बड़ा अच्छा सा होना चाहिए, जो एकदम ऐसा, जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट दोगे चैट जीपीटी को उतना अच्छा आपको आंसर देगा। तो बढ़िया उसको मैं बोलता था ऐसे बना के दो, फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया। अब वो हर टॉपिक का मैंने ऐसे निकलवा लिया था उससे, वो ऐसे मैं एज इट इज नहीं कॉपी कर पा रहा था और कर भी नहीं सकता कोई, बट अब आपको एक आउटलाइन पता है कि कहीं ना कहीं इसके आसपास आपको लिखना है। तो जो मेन मेरा पेपर था उसके पहले मैंने वो सारे एसेज 2 से 3 बार पढ़ लिए थे कि अच्छा इस टॉपिक का आएगा तो मुझे ये इन आउटलाइन पे बात करनी है, इस टॉपिक का आएगा, इसके अलावा जो बीच में आपके कुछ 2 लाइनें होती हैं या किसी कोई शायरी आप डाल रहे हो या कोई ऐसा 2 फेमस राइटर की 2 लाइनें लिख रहे हो या कोई डेटा दे रहे हो, तो उसके लिए मैंने अलग से 7-8 पेजेस के नोट्स बना लिए थे, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक से रिलेटेड 5 से 6 लाइनें लिखनी थी और जो मैंने रट ली लिटरली कि कभी भी उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आया बीच में कहीं डाल दूंगा, इंट्रो में डाल दूंगा, कंक्लूजन में डाल दूंगा, कुछ ना कुछ जरूर कर दूंगा मैं। तो उसका एक अलग बना लिया था। और एक जो मैं एक डेटा बुक बनाई थी मैंने अपनी, वो 20 से 25 पेजों की थी, और उन पेजेस में मैं क्या करता था, पूरा जैसे सोसाइटी का डेटा है, सोशल डेटा है, पॉलिटिकल डेटा है, सब लिखा था। अब वो मेरा जीएस में भी काम आ रहा था और वही डेटा मैंने ऐसे में भी यूज किया था। तो वो डेटा बुक, ये दूसरा ये पंक्तियों जो स्टेटमेंट्स होते हैं इनके लिए 5-6 पेजेस के नोट्स, और मेरे जो आउटलाइन जो मैंने एसेस की बनाई थी उसका मल्टीपल रिवीजन। अब इस सब के बाद मैंने किया था कि हफ्ते में 2 ऐसे, एक 1000 शब्दों का और एक 500 शब्दों का जरूर लिखता था। फिर वो मेरे एक टेस्ट सीरीज में मुझे एक मेंटर मिले थे, मैं उनको सारी बोलता था, उनको मैं वो ऐसे दिखाता था, वो मुझे उस पर रिव्यू देते थे और फिर मैं उस पर कॉन्शियसली उस रिव्यू पे वर्क करता था, अच्छा अब अगली बार ये नहीं करना है। तो ऐसे करके लास्ट एंड मोमेंट तक ये बात हो गई थी मेरी कि मुझे, जैसे वो ऐसे वाला पेपर है 100 मार्क्स का होता है, मुझे उसमें FLT हुआ था जो, उसमें 66 नंबर मिल गए। ओके। तो मैं उस लेवल पे आ गया था जहां बाकी बच्चे स्टैंड कर रहे हैं। तो वहीं पे कि एक ऐसी पोजीशन पे आ जाओ कि आप फाइट तो कर पाओगे हमसे, राइट।
आपकी बुक लिस्ट शेयर करना चाहोगे आप प्रीलिम्स और मेंस की? मेंस की बात कर रहे हैं, हाँ मेंस की मेंस में जो एमपी वाला पोर्शन है वो मैंने अगेन बहुत हद तक परीक्षा धाम से ही वापस कवर किया था, क्योंकि टाइम कम था और परीक्षा धाम बहुत बार पढ़ रखी थी मैंने पहली भी, तो मैं फिर से उसको कंटिन्यूअसली वही पढ़ रहा था, क्योंकि वो डेटा बहुत अच्छा दिया हुआ है उसमें, और मेंस के आंसर्स में आपको वो डेटा यूज करना होता है, क्योंकि ग्रामर मेरी अच्छी है, लिखना मुझे आता है, तो मैंने उसका यूज कर लिया था। उसके अलावा मैंने जो मेंस के लिए और जो बुक्स यूज की थी वो इस बेसिस पे मैंने सिलेक्ट की थी कि क्योंकि 2024 का जब मेंस हुआ था तो मार्केट में नए सिलेबस के हिसाब से नोट्स बहुत कम अवेलेबल थे, अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तभी हर चीज के लिए एक ही दो ऑप्शंस अवेलेबल होते थे, या तो उत्कर्ष की बुक मिल जाती थी, या फिर ये निर्माण की बुक मिल रही थी, वो बहुत बल्कि थी, या फिर आई मैग्नस की भी बुक्स चल रही थी उस समय। तो अलग अलग कुछ, मतलब किसी एक कोचिंग के नोट से स्टिक नहीं रहा मैं, किसी एक कोचिंग के मटेरियल से स्टिक नहीं रहा। मार्केट में जो बेटर था उस समय मैं जेरोक्स वाले की दुकान पर जाता था और बहुत सारे नोट्स को कंपेयर करके खुद देख लेता था, और उसमें मुझे जो लगता था कि जो मटेरियल डुएबल है मैं वो देख लेता था और वो ले लेता था। और फिर उसको अच्छी बात यह है कि सारे नोट्स हैं उनमें ज्यादा ना क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है, मोर और लेस सब में कंटेंट एक जैसा है। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आप जो नोट्स पढ़ रहे हो आप उसी पे स्टिक रहो। दूसरा, आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ो, और तीसरा, उसके हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, और अगर आपको शॉर्ट नोट्स वाली आपका तरीका नहीं है शॉर्ट नोट्स से पढ़ने का, तो आप उसी को इतने अच्छे से पढ़ लो कि आपको जब आंसर आए तो आप फटाफट लिख दो। मल्टीपल बुक्स पढ़ने से अच्छा है एक बुक से पढ़ के आप उस कंटेंट को अपने पेपर पे रिप्रेजेंट कर पाओ, बस। एक ही सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सारी बुक्स के पीछे मत भागो, एक बुक को पढ़ो और उसी बुक को पढ़ के पेपर पे उस चीज को रिप्रेजेंट कर दो, डायग्राम, फ्लो चार्ट, डेटा, कंटेंट सबके साथ। कंटेंट इज द किंग, प्रेजेंटेशन इज द क्वीन। राइट। आपकी इंटरव्यू पे आते हैं, इंटरव्यू क्योंकि पहला इंटरव्यू था आपका, क्या फील किया आपने, क्या ऑब्जर्व किया जब इंटरव्यू हॉल में गए? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था, थोड़ा मतलब अप्स एंड डाउन्स आए इंटरव्यू में, कि थोड़ा अच्छा गया, फिर थोड़ा ऐसा मुझ पे नहीं बन रहा है, बहुत बार सॉरी भी बोलना पड़ता है जब नहीं आता है, ब्लफ नहीं कर सकते हम वहाँ, फेक नहीं कर सकते कुछ। जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा ना, वो मैं ये बोलूंगा कि जो मेरा ट्रूथ था, जो मैं था, मैं बिल्कुल वहां वैसे ही जाके प्रेजेंट हो गया था कि दिस इज मी। मैंने ना डेफ में कुछ फेक किया था, इवन हॉबी भी मैंने बहुत आइडेंटिफाई करके बहुत सोच समझ के 2 हॉबीज डाली थी। एक तो ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग भी स्पेसिफिक था कि रिलीजियस प्लेसेस का ट्रैवलिंग अच्छा लगता है मुझे, और दूसरा सेल्फ बुक्स पढ़ना। तो ये दोनों हॉबी क्योंकि मेरी बचपन से रही है, जस्टिफाई कर सकता हूँ मैं बात कर सकता हूँ उन पे अगर मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाए। जो मेरा उद्देश्य था तो वो भी सेम था कि समाज में एक अच्छा बदलाव लेके आना है, क्योंकि मैं आपको जैसे पहले बता रहा था कि वो अभी वो सोसाइटी में इफेक्ट दिखता है कि हाँ यार पढ़ाई से बहुत कुछ हो सकता है, कर लो। तो वो मेरा एक बहुत अच्छा एम था कि मुझे यार अपने सिलेक्शन से अपनी सोसाइटी में ये बात प्रूव करनी थी, और वो हुआ। तो मैंने अपने उद्देश्य में भी यही डाला था। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी था बहुत सिंपल था, प्लेन था, रियल था। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है इंटरव्यू हॉल का, वो जितने भी मिथ्स चलते हैं कि बहुत प्रेशर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ बहुत अच्छे से बात करते हैं वो मेंबर्स हमसे, और वहाँ वो हमें बहुत मतलब कंफर्टेबल फील कराते हैं कि मतलब समझ में आता है हमें ये कि वो हमें सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। जरूरी ये है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप रियल हो, और इसके अलावा आप एक ऐसी बात हो कि आप अपनी जो पेशेंस है, धैर्य है, वो खो नहीं रहे हैं वहाँ। अगर आप पे कुछ नहीं भी बन रहा है तो आप उसको भी क्लियरली बोल रहे हो कि नहीं आ रहा है, पर आप पे बन रहा है अगर कुछ तो आप अपनी बात अच्छे से रख पा रहे हो। तो जितना क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी ऑफ क्या कहना चाहिए माइंड इंटरव्यू में होगा, और जितना आप प्रेजुडिसेस के बिना वहां जाओगे एकदम ओपन क्लीन होकर, ठीक है, व्हाइट पेपर की तरह कि मैं ओपन हूँ, कोई बात नहीं, मेरे अंदर कोई प्रेजुडिस नहीं है, मैं कोई प्री कंसेप्शन बना के नहीं आया हूँ कि ऐसा इंटरव्यू होगा, बहुत बढ़िया इंटरव्यू जाएगा। तभी आप थोड़ा सा रिलैक्स वे में दे पाओगे, अदरवाइज तो आप एंशियस हो जाओगे इंटरव्यू वाले के अंदर। मैं पूरा जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन रहा है मेरा इसी पे फोकस रहा है कि मैं हर किसी से बोलता था कि देख भाई, होए वही जो राम रचि राखा, जो होना है वो तो होना है। मैं बस ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं रियल रहूं, मैं कुछ भी ऐसा प्रेजेंट ना करूं वहां जो मैं हूं नहीं, और आई थिंक वो वर्क किया। और यही एक चीज होती है जो वर्क करती है। आप रियलनेस को आप कैसे हटाओगे? तो अगर आप फेक करोगे तो पकड़ तो लेंगे, पकड़े जाओगे, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं वहाँ पे। बहुत एक्सपीरियंस लोग,
और मुझे ये समझ में आता है कि वो लोग साल के आई गेस 365 दिन में से 320 दिन तो मान के चलिए आप जैसे लोगों से ही मिल रहे हैं, तो दे नो यू। वो एक बार में 15 मिनट की बातचीत में सब कुछ समझ जाते हैं कि आपका क्या है, आप और उस कैसे- बेसिस पे वो आपको बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी ट्राई मत करो कि मैं कुछ झूठ बोलूं, आप बिल्कुल बस ये ट्राई करो कि मैं तो भैया ऐसा हूँ, सच है ये मेरा। बिकॉज हम लोग मतलब बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और आई थिंक 90% बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं, जो कोर है एमपीपीएससी का, वो ऐसे ही है। गांव से बच्चे आ रहे हैं, एग्रीकल्चर पृष्ठभूमि है उनकी, किसी के पापा गवर्नमेंट जॉब में है, किसी के पापा प्राइवेट जॉब में है। तो ऐसा कोई बहुत हाई फाई बैकग्राउंड से बहुत कम बच्चे बहुत रहते हैं rare है, एमपीपीएससी में। सब बहुत नॉर्मल प्लेन बैकग्राउंड से होते हैं, सिंपल होती है सबकी अपब्रिंगिंग, बहुत ही जेन्युइन होती है। तो यही तो दिखाना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इन्हीं लोगों को सर्व करना है। राइट। तो हम जितने इनके करीब होंगे उतना अच्छे से हम कल को इनको सर्व कर पाएंगे। तो यही बात तो हमें शो करनी है वहाँ कि वी आर फ्रॉम हियर। राइट। वन लास्ट क्वेश्चन ऋषभ भाई, ये हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन है जो मैं हर टॉपर से इस बारे में बात करता हूँ, एंड दैट इज कि अगर आप इमेजिन करो कि इस वक्त आप एक स्टेडियम के अंदर हो जहाँ पे पीएससी के हर एस्पिरेंट अवेलेबल है जो आपको सुन रहे हैं, एंड यू हैव 1 मिनट टू एड्रेस देम, उस 1 मिनट के अंदर आप क्या बोलना चाहोगे सारे पीएससी एस्पिरेंट्स को? एक चीज बोलूंगा कि आप रोज सुबह उठते हो और रोज लाइब्रेरी आते हो, या फिर कहीं भी पढ़ने जाते हो, कोचिंग जाते हो, नहीं जाते हो, आप टेस्ट सीरीज जाते हो, तो इन शॉर्ट आप ऐसा भाव रखो कि मैं युद्ध कर रहा हूँ। और जो आप युद्ध करो ना, तो उस समय ना अर्जुन का भाव रखो अपने मन में, और फील करो, इस बात पे विश्वास करो कि जब आप अर्जुन के ध्येय से कोई लक्ष्य साधोगे तो कोई ना कोई दुनिया में अपने आपके जीवन में इंसान कृष्ण बन के आएगा, आपका हाथ थाम लेगा और आपको उस चीज से बाहर निकाल के ले जाएगा। तो इस बात पे बड़ा बिलीव करो कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, और कि जो मैंने अपनी लाइब्रेरी के सामने भी ये लिखा था, और मुझे बड़ी इफेक्ट करती हैं ये 2 लाइंस कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा और या फिर रण से भागे होंगे। और जब हम अगर ये मान लें कि हमारे सारथी श्री कृष्ण है, तो फिर ना प्रण को तोड़ने की बात आती है, ना रण से भागने की बात आती है। यदि हम रण छोड़ेंगे भी तो भी युद्ध जीतने के लिए, क्योंकि कृष्ण को तो कहते ही रण छोड़ है, तो पर रण छोड़ा भी क्यों है? क्योंकि उनको युद्ध जीतना है। राइट। अमेजिंग। कैसा एक्सपीरियंस ऋषभ भाई इंडियन एस्पिरेंट शो पे आपका? यार बहुत मजा आया मुझे बात करने में, और मेरी पूरी जो मेमोरीज थी भोलाराम मार्ग की, लाइब्रेरी की, स्पार्क की नहीं, बहुत बार यहाँ बैठ के भी पढ़ाई की है मैंने लाइब्रेरी में, जब लाइट चली जाती थी। नाइस। आई एंजॉयड द पॉडकास्ट विद यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मतलब मजा आया आपसे बात करके। मुझे लगता है कि अब एक पॉडकास्ट और हम करेंगे जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे सर्विस का, तो आई थिंक उस सीरीज में भी हम एक बढ़िया पॉडकास्ट प्लान करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू भाई। और एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार कैमरा में देख के ऑडियंस को बोल दीजिए कि इंडियन एस्पिरेंट शो को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इंडियन एस्पिरेंट शो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। आई होप इस पॉडकास्ट को आपने एंजॉय किया होगा। हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है हर पॉडकास्ट आप तक लाने के लिए। हमारे जो एफर्ट्स है उसके लिए मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेक श्योर अगर आपको मज़ा आ रहा है पॉडकास्ट में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू शिव भाई।